हर कोई चाहता है कि सनी के पास जाएं, क्या स्पेशल करता है, क्या किस लिए करता है। तो वो जब कोई एयरपोर्ट आता है तो तब वो समझ पाता है कि हाँ ये क्या स्पेशल करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती गई समझ आने लगा कि क्या लाइफ क्या होती है। सो 2-2 3-3 महीने का वेटिंग रहता है। आप कपड़े तो चेंज कर लोगे, हेयर कैसे चेंज करोगे। आज लाइफ में कोई भी खुश नहीं अपने बालों से, वो चाहे वो कलर कराए या कलर ना कराए। बहुत सारे ड्रीम होते हैं जो पूरे हो जाते हैं और कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो अधूरे भी रह जाते हैं। उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे, जब उतार चढ़ाव उतार आते हैं तो वो रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ चल मूव ऑन हो जाते हैं। सोशल मीडिया नहीं था जैसे आज है। आज किसी को पता करना हो कि क्या बेस्ट है तो एकदम इंटरनेट पे ये चीज़ें निकाल दी एंड देन सोर्स ढूंढ लिया। जब तक आप एक अच्छी एजुकेशन नहीं लोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्लाइंट जब मैं आता था हेयर कट करने के लिए कि मैं कर दूं हेयर कट, तो वो बोलते थे ये तो बच्चा है। 2007 में मेरी पहले महीने की सैलरी 1000 रुपये थी। मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि एक टाइम आएगा कि मैं अपना करूँगा। अब हेयर कलर एक ऐसी चीज़ है जो सब जगह डिफरेंट लाइट में डिफरेंट रिफ्लेक्शन देती है। मैं पैशनेट बहुत हूँ अपने काम को लेके और इसी पैशन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो देखो इतना हार्ड वर्क है कि मैं अगर आपसे 2 दिन भी बात करूँगा ना वो ख़त्म नहीं होगा। कई बार मैं सोचता हूँ भगवान मेरे को 2-4 और हाथ दे देते ना तो मैं 2-4 और काम करता पर वो हाथ मेरे उतने ही हैं। अब पता नहीं कितने कमाता हूँ अब मैं कभी नोट नहीं करता मैं कितने कमाता हूँ। वट एवर जो भी आजकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, बहुत इतने नाम आ चुके हैं ना मार्केट में, मुझे नहीं पता। इन सब से बचे रहोगे तो आपके बाल हेल्दी है। मूवीज़ में हो चाहे नॉर्मल हो, मेरा है ऐसे ड्रीम बहुत सारे लोग, पर मैं भी बताना नहीं चाहता। कैमरामैन बाल तो ठीक लग रहे हैं ना? परफेक्ट है, क्योंकि आज जो आ रहे हैं उनके सामने बाल ख़राब नहीं लग सकते हैं। सो वेलकम गाइस, मेरा नाम उदय गुरनानी एंड वेलकम टू बॉलीवुड सोसाइटी। आज जो हमारे बीच आ रहे हैं वो सिर्फ स्टाइल नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। फ्रॉम टॉप बॉलीवुड स्टार्स टू योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिकेट प्लेयर्स, इन्होंने सबको इतना एफर्टलेसली ट्रांसफॉर्म किया है कि इनका हर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल जाता है, और वो भी 1-2 मिलियन नहीं, 10 मिलियन 20 मिलियन तक वायरल जाता है। ये सेलिब्रिटी ग्रूमिंग वर्ल्ड के बादशाह हैं, नहीं ट्रांजिशंस के बादशाह हैं। इंट्रोड्यूसिंग द मैन, द आर्टिस्ट, मिस्टर सनी वर्मा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। कैसे हो सर? बढ़िया। नहीं आपने मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। नहीं आप डिजर्व करते हो। मतलब इनके ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस आप देखिए तो क्या मस्त रहते हैं, और सेलिब्रिटीज के तो जेन्युइनली ग्रूमिंग वर्ल्ड के बादशाह हैं। नहीं तो बताइए सर कैसे चल रहा है? नहीं ऑल गुड, सब बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। देखो ग्रूमिंग तो अपनी जगह हम सबका ग्रूमिंग करते ही हैं, लेकिन हाँ हम थोड़ी पॉपुलैरिटी जब मिलती है, जब आप किसी सेलिब्रिटीज़ का या कोई बड़े लोगों का काम करते हैं तभी पता चलता है कि हाँ इसने इसका काम किया, इसने काम किया। लेकिन बट वही है कि मेरा एक ही चीज़ का पैशन है कि सबको मेकओवर हैप्पली वाला करना। मतलब कोई किसी चीज़ से भी परेशान हो पर वो अपना हेयर सर्विस के लिए मेरे पास आए तो उसको वो फील आए कि यार मैं कुछ अलग वर्ल्ड में गया हूँ या मैं अपने आप को कुछ अलग फील कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को नहीं पता कि सनी वर्मा कौन है, अगर आप उनको बताना चाहें कि सनी वर्मा कौन है। देखो सनी वर्मा अभी राइट ना हो तो सनी वर्मा जो है वो सनी एयरपोर्ट रन करता है। ओके। सो वो एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्टिक काम करता है और उसी नाम से ही लोग जानते हैं। मेरा अपना खुद का जो सनी एयरपोर्ट ब्रांड है उसमें मेरा एसवी लोगो भी है, जो लोग पूछते भी हैं मुझसे कि एसवी क्या है ये, तो वो शॉर्ट फॉर्म में सनी वर्मा हो गया उसका नाम, मतलब सनी वर्मा है। सो बस एक आर्टिस्टिक है जो मेकओवर करता है, लोगों को ट्रांसफॉर्म करता है, हेयर को ट्रांसफॉर्म करता है एंड 10 सबका प्यार पाता है सनी। क्या बात है। प्यार तो ये बहुत पाते हैं, आप इंस्टाग्राम तो देखिए इनका। सो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक रूमर सुना आपके बारे में कि सनी सर के यहाँ अगर किसी को स्टाइलिंग या हेयर कट कराना है तो महीनों से पहले हमें उसका डेट लेना पड़ता है, एंड आपके पास एक प्रॉपर कैलेंडर है जिसमें आप डेट रखते हो, क्या ये सच है? हाँ ये ट्रू है। अगर आप कैलेंडर दिखा सकते हो एक बार तो। हाँ मेरा जो कैलेंडर सिस्टम है उसमें जैसे ये अभी कैमरे में ये अक्टूबर चला गया, ये नवंबर महीने का बुकिंग्स हैं। क्या बात है। ये दिसंबर है, ये जैन है, जैन तक लोगों ने फेब तक बुक करके रखा है। तो अब ये मार्च स्टार्ट हो गया। सो ये कैलेंडर
हमेशा पैक रहता है बिकॉज ऑफ सब लोग काम को अप्रिशिएट करते हैं और मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ इस काम को लेके। तो वेटिंग ऑलमोस्ट आप ये लेके चलो 7-8 साल से ये वेटिंग मेंटेन करके रखी हुई है इन द कोविड टाइम ऑल्सो। ओके। सो 2-3 महीने का वेटिंग रहता है। वेटिंग मतलब वो नहीं है कि हाँ वेटिंग है, बट ये है कि मैं अपने काम को लेके इतना पैशनेट हूँ कि ये हर कोई चाहता है कि सनी के पास जाएं, क्या स्पेशल करता है, क्या किस लिए करता है। तो वो जब कोई एयरपोर्ट आता है तो तब वो समझ पाता है कि हाँ ये क्या स्पेशल करता है। तो इसीलिए लोगों का इतना काम इतना अच्छा लगता है, तो वो वेटिंग मेंटेन रहता है हमेशा। चलिए सनी एयरपोर्ट के बारे में तो बात करेंगे, बट अभी तो लोग आपको द सनी नाम से जानते हैं। जी। तो हम शुरुआत करते हैं जब सनी वर्मा बन रहे थे। तो थोड़ा बहुत बचपन के बारे में कि कैसे आए इस इंडस्ट्री में, कहाँ पैदा हुए थे, थोड़ा सा एक पुराने टाइम में जाएं तो। पुराने टाइम की बात करूँ तो मैं हिमाचल में मेरा बर्थडे जो है, जी। मतलब जो बॉर्न हुआ हूँ मैं हिमाचल में हुआ हूँ। और एक छोटा सा गांव है उसमें, दिम्मी दशमल दरमो, मतलब पास के हैं, तो उसमें छोटा सा गांव है जिसमें मेरा घर जो है वो एक अकेला घर है जिसके आसपास कोई घर नहीं है। मतलब आप ये लेके चलो कि 1-2 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है। अच्छा। तो मैं उस जगह से आया हूँ, उस जगह से मैं पहुँचा दिल्ली। दिल्ली से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे मैं आज मुंबई में पहुंच गया। सो बस स्टार्टिंग ऐसी है कि वो घर है छोटा सा, तब तो टचवुड बहुत अच्छा घर बना लिया। सो नाम थोड़ा बना लिया, मेहनत तो थोड़ी नई गाड़ी करी। भी आ गई। हाँ गाड़ी, हाँ वो गाड़ी का भी वही एक ड्रीम था मेरा, गाड़ी का भी। उस गाड़ी का ड्रीम जब बना, जब दिल्ली आया, जी। तब तक तो मैं वो गाड़ी को जानता भी नहीं था जब मैं हिमाचल में था। जी। सो वही मैं बात बोल रहा था एक दिन पहले भी, घर मम्मी से भी मैंने बात की थी। मैंने कहा जहाँ पे आज तक साइकिल नहीं जा पाती थी, आज हमने वहाँ पे गाड़ी पहुँचा दी अपनी। जैगवार खड़ी की है सर ने। That's good. So, पापा क्या करते थे आपके? मेरे पापा भी सेम फील्ड में थे, बट वो हेयर और स्किन दोनों में थे। ओके। हाँ तो उन्हीं स्टाइलिस्ट थे हेयर और स्किन के? हाँ जी। सो मैं उन्हीं से इंस्पायर हूँ और उन्होंने ही मेरे को बहुत मोटिवेट किया है इसमें आने में। वैसे तो मैं इससे पहले तो सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, वैसे थे, वो एक टाइम था बचपन का। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई, समझ आने लगा कि क्या लाइफ क्या होती है, तो देन फिर मैंने अपना प्रोफेशन सेम यही रखा, पर पैशनेट हो गए। ऐसे नहीं रखा कि मजबूरी है कि नहीं करना ही करना है, लेकिन इसको मैंने पैशन बनाया अपना। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि घर पे आपके पापा भी इसी फील्ड में थे, तो क्या घर पे बातें होती थी स्किन एंड हेयर की, तब जाके अब उससे कि आपको इंटरेस्ट आने लगा कि आपको नहीं कि मुझे यही करना है? वो कैसे इंटरेस्ट कैसे आया हेयर स्टाइल? नहीं, बातें तो कभी नहीं होती थी ऐसी कभी मेरे फादर। वैसे तो मैं हिमाचल में, मतलब मेरी पढ़ाई सारी वहीं हुई है जी। और मेरे फादर दिल्ली में थे, और दिल्ली से पहले मेरे फादर लीबिया में भी थे, तो वहाँ पे भी करते थे, बट फैमिली इशू होने की वजह से वो दिल्ली आ गए फिर वापसी। सो शादी वादी जब पापा की हुई थी तो वो दिल्ली में ही रहते थे, फिर हम हुए थोड़े टाइम बाद। तो पढ़ाई वढ़ाई सब हिमाचल में ही हुई हमारी, और फादर दिल्ली में रहते थे, तो उनसे मिलना ना बहुत कम होता था। मतलब जैसे फादर साल में 1-2 बार आए, तो मतलब छोटे थे, कब बड़े हो गए पता नहीं चला। तो मम्मी थी जो सब कुछ देखती थी, फादर भी देखते थे, पर हम वो महीने में, जैसे अब हमारी प्राइवेट जॉब है फादर की, तो छुट्टियां कहाँ मिलती हैं, 2 दिन 3 दिन मैक्स टू मैक्स। आज हम जॉब करते हैं, अगर मुझे भी कहीं 3 दिन जाना हो तो मुझे वो 3-4 दिन से बाद बोलते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती। तो सेम वही था कि फादर के साथ लगाव बहुत था, लेकिन उनका प्यार घर पे इतना नहीं मिल पाया। सो बस वही था। पापा, ये पता था कि हाँ पापा एक अच्छी जगह पे काम करते हैं, 5 स्टार में काम करते हैं, हयात होटल में काम करते हैं। तो गांव में के भी कुछ लोग थे जो फादर को जानते थे, वो भी जो दिल्ली में काम करते थे, वो भी जानते थे कि हाँ आपके फादर ऐसी अच्छी जगह पे है, और वो अपना लेवल भी पूरा मेंटेन करके रखते थे। मतलब उनका क्लास देख के ही मैं इंस्पायर हुआ। उनको भी शुरू से आदत थी टाई पहनना और वेल ग्रूम रहना, तो वही चीजें होते हैं ना, बच्चा वही सीखता है, बाप से सीखता है बहुत। बिल्कुल। तो मैं वो सीखता रहता था, वो देखता रहता था। 1-2 बार मेरे फादर टीवी पे भी आए, तो उस टाइम पे DD1 DD2 यही चलता था अपने वहाँ पे। जी। तो मैंने देखा भी उनको, उन्होंने मेरे को बोला कि इस टाइम लाइव आएगा, तो मैंने पापा को भी देखा। तो बड़ी खुशी मिलती थी उस टाइम पे ना, क्योंकि टीवी पे आना छोटे से शहर में, छोटे से गाँव में बहुत हर किसी के बस की नहीं होती, प्रिविलेज नहीं होता था लोगों के पास। बिल्कुल। तो
बस उनको आया। फिर कभी हमें जैसे स्कूल में छुट्टियां होती थी जी तो मैं मम्मी को, जैसे मम्मी के साथ चला गया 1 महीने के लिए। अब हमारे वहाँ पे तो लैंडस्लाइडिंग होती है ज़्यादा हिमाचल में, तो छुट्टियाँ हमें यही होती थी जुलाई अगस्त में। तो मैं 1-2 महीने के लिए चला जाता था पापा के पास। और वैसे तो हम 5 भाई बहन हैं, तो मैं मेरी मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, फिर मैं हूँ। ओके तो घर का बड़ा होने के लिए, मतलब मैं बड़ा था तो थोड़ा मैं चला जाता था दिल्ली पापा के पास। तो वहाँ से देखता रहता था पापा कैसे सुबह जाते हैं, कैसे वापस आते हैं थक हार के, और उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कितनी मेहनत करते हैं। तो वो चीज़ें सिखाई थी हमें, मतलब मेरी मम्मी ने सिखाई थी, पापा ने भी सिखाई थी कि हार्ड वर्किंग कैसा होता है। तो बस उनको देख देख के इंस्पिरेशन लेता रहा। फिर वो काम करके आते थे शाम को, तो थक हारते थे, तो हम, जब इतना तो हो गया था कि खाना भी बना लेता था मैं तो वो सारी चीज़ें भी हमने की। तो बस उनको देख देख के एक एनर्जी आती रही। फिर वो सारे शौक छोड़ दिए उस टाइम पे कि अब ये बनना है वो बनना है। फिर ये लगा कि काम करना है। फिर पापा ने बोला कि तुझे ये प्रोफेशन देखना है तो बता। फिर मेरे को एक्चुअल में तब हुआ जब हमारे वहाँ पे हयात में ना, जब वो एक बार फैशन वीक चल रहा था एक, आई थिंक उस टाइम विल्स फैशन वीक ऐसा कुछ पुराने होते थे ना पहले, वो चला था। तो उसमें हमें ना वो पासिस मिलते हैं, मतलब जैसे कोई काम कर रहा है हयात में तो उसको फैमिली के लिए ना एक पासिस मिलते हैं 1 दिन के स्टे के लिए। तो वैसे ही उस टाइम पे मैं आ गया था। तो वो स्टे के बाद मैं बैक स्टेज की तरफ चला गया, क्योंकि वो मेरे अंदर पासिस लगा हुआ था मेरे को। तो मैं बैक स्टेज चला गया। बैक स्टेज में देखा तो बहुत सारे मॉडल्स और ये हेयर का काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। और मैंने वो चीज़ देख के मैंने पापा को बोला कि मुझे अब ये करना है। क्या बात है। तो पापा तो मेरे स्पेशलाइज इन मेंस थे, वैसे मेंस वुमेन दोनों करते थे, लेकिन स्पेशलाइज ज़्यादा मेंस में थे। तो मैंने बोला मुझे ये फील्ड चुननी है, मुझे वो मॉडल्स का काम करना है, हैपनिंग। मुझे ऐसा, मेरा वो था ना, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, मेरी आदत है मेरा भी यही है ना। तो एक जगह बैठ नहीं सकता। अगर मैं बैठा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं 2 मिनट का ब्रेक दे दिया मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी इतनी काम के लिए यूज टू है, मेरे से नहीं बैठा जाता। तो सेम थिंग वैसे ही मैंने बोला कि मुझे ये काम अच्छा लग रहा है। तो देन पापा जी ने बोला मुझे कि ठीक है, पर इससे पहले, इस फील्ड को चुनने से पहले तो अपना मेंस में हाथ साफ कर जी, तुझे मेंस ज़रूरी है पहले सीखना। तो देन मैंने मेंस का काम किया। वो भी मेरे वहीं पे ही, अपने चिराग दिल्ली रहता था मैं, चिराग दिल्ली में। तो वहीं पे ही मेरे एक बुआ जी के लड़के हैं, उनकी शॉप है वहाँ पे, वहीं पे मैंने ये मेंस का काम स्टार्ट किया। ठीक है। और लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, मतलब ऐसा नहीं है। ये तो वो वाला टाइम मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं दिल्ली पहुँच गया। वो वाला टाइम बहुत डिफरेंट था जब मैं स्कूल में था। तो कई बार फादर की तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो घर पे तो कोई था नहीं, बड़ा तो मैं ही हूँ। तो मुझे स्कूल छोड़ के भी जाना पड़ता था उनको देखने के लिए। जब होता था कई बार तबीयत ख़राब हो गई, अब अकेले रहते थे, तो तबीयत ख़राब हुई है तो किसी न किसी को तो देखना था। अब हम 5 बहन भाई थे, किसको छोड़ के जाते? मदर कैसे जाएंगी अकेली? मम्मी भी जाती थी, ऐसा नहीं है। पर मुझे वो टाइम याद है जब तबीयत ख़राब होती थी और मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, और मैं, फीलिंग वो जाती हाँ, है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़े भाई की जाना है। अब वहाँ जाना। और कई बार, एक बार तो ऐसा भी हो गया कि मैं पापा को देख के आया, वो थोड़े ठीक हुए, मेरे मामा जी आए, सब आए घर पे, देखा। और मेरे को मम्मी ने बोला बेटा कल एग्ज़ाम है, कल घर आना वापसी, कल पेपर देने जाना है। और मैं बोला हाँ ठीक है, मेरे को पता है। और मैं पेपर करके, मैं तैयारी करके आया इसकी सोशल साइंस की, और पेपर था मेरा मैथ का। अरे मतलब इतना हेक्टिक था कि मैं बस में बैठ के किताबें पढ़ रहा हूँ, चलो सोशल साइंस का है, रट्टा मार रहा हूँ। अब रट्टा ही मार सकता था, एंड प्रेशर इतना ज़्यादा था। पर जब स्कूल में मम्मी ने उठाया कि अब टाइम हो गया जाओ, तो जब स्कूल पहुँचा और यार दोस्तों से बात करने लगा, तो कह रहा आज तो मैं पेपर मैथ का है, तो वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम 10th क्लास के। कितने परसेंट आए थे बोर्ड्स में, अगर आप बताना चाहें तो? भाई ज़्यादा तो नहीं, 65% कुछ आए थे। बट हाँ ये था कि पास होना पास उस टाइम माइंड ना सब जगह, आप छोटे थे यार, 10th क्लास होता ही क्या है, मतलब आप दिल्ली जैसी जगह पे आ रहे हो। और दिल्ली जैसे हम उस टाइम पे बोलते थे कि दिल्ली में आसान नहीं है रहना, मतलब पहाड़ी लोगों का ना, भोले टाइप के थे हम सारे। आज भी हम भोले टाइप के ही हैं, बट उस टाइम के ऐसे थे कि वो बहुत फास्ट है,
उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है दिल्ली को ना, दिल्ली की बहुत स्पीड फास्ट को मूविंग पकड़ना। सिटी है एंड हाँ। पर उसको कैसे आप तो हमें समझने में इतना टाइम, मुझे गलियां समझने में इतना टाइम लग जाता था। अगर मुझे कोई बोल भी देना कि वहां से कुछ मेडिकल कुछ दवाइयाँ लानी है, तो वो गलियां ऐसी थी अपनी चिराग दिल्ली की, वो इधर जाता था फिर मैं बोलता हूँ वहीं आ गया वापसी। तो उनको समझने में इतना टाइम लग जाता था हमें। तो वो वाला इंसिडेंट्स भी हुआ था मेरे साथ एग्ज़ाम का भी, पर भोले बाबा की कृपा है सब कुछ ठीक रहा। वो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम, बहुत स्ट्रगलिंग टाइम भी था और उसने बहुत सिखाया भी हमें। पर हाँ ये ज़रूर है कि अपने फादर के साथ मैं वो बहुत लंबा वाला टाइम बिता नहीं पाया। वो मेरे ख्याल से मैं मुश्किल से 4 या 5 साल रहूँगा पापा के साथ, बस वो टाइम मिला था बस, इसके अलावा नहीं था और कोई टाइम। तो मैंने ये भी पढ़ा है आपके बारे में कि आप एक इंटरनेशनल स्टाइलिस्ट थे और आप ब्रांड्स के साथ काम करते थे सनी एयरपोर्ट खोलने से पहले। तो वो क्या है, उसका क्या सीन था, कब तक आपने काम किया उनके साथ, ब्रांड्स के साथ? देखो ब्रांड्स के साथ तो मैंने टिल 2000 में, कोविड में मैंने ब्रांड्स को छोड़ दिया था। ओके। इससे पहले मैं 2007 से ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। 2006 में मैं आया था। ओके। तो 2006 में मैंने सीजर पकड़ ली थी। ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने शुरू किया बट पहले मेंस में, तो पहले अपना मेंस में हाथ साफ किया, फिर धीरे धीरे एक कोर्स किया, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो दूसरा किया, दूसरे से नहीं मिली तो तीसरा किया। बट दिल्ली में ना उतना ज़्यादा स्कोप नहीं था उस टाइम पे। डेफिनेटली था, होगा, बट मेरे को कोई वो गाइड नहीं कर रहा। अब मेरे फादर भी थे 5 स्टार में। अब क्या होता है ना कि एक बंदा 5 स्टार में रुक रहा है ना, तो उसको वो वहीं की लाइफ का पता रहता है ज़्यादा, बाहर का नहीं पता। सोशल मीडिया नहीं था जैसे आज है। आज किसी को पता करना हो कि क्या बेस्ट है तो एकदम इंटरनेट पे ये चीज़ें निकाल दी एंड देन सोर्स ढूंढ लिया। उस टाइम सोर्स नहीं था उतना, उस टाइम बस रिकमेंडेशन थी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लड़के ने वहाँ कोर्स करना है वहाँ कर लो, फिर उसकी बात सुन के वहाँ कर लिया, अच्छा वहाँ कर लो वहाँ कर लिया। तो उस टाइप के कोर्स थे। तो बस वहीं से ही जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी हेयर इंडस्ट्री की। 2019-20 जैसे आप बोल रहे हैं कि कोविड के टाइम पे आपने सनी एयरपोर्ट स्टार्ट किया, तो क्या ऐसे दिमाग में आया कि खुद का शुरू करता हूँ? नहीं, दिमाग में तो एक ही चीज़ सोची थी मैंने, और ये स्टार्टिंग से सोची थी, क्योंकि पापा ने भी हमें यही सिखाया था बेटा कि हमेशा जो भी करो ना सेल्फ डिपेंडेंट होके करो। मतलब कभी ये मत सोचो कि तुम लोग अकेले हो, है ना। तुम्हें जो बनना है अपना नाम खुद बनाना है। मेरे फादर ने खुद मेरे पापा जी ने अपना नाम खुद बनाया, खुद क्रिएट किया। एक छोटी सी चीज़ से लेके बाहर की कंट्रीज तक गए, उन्होंने नाम बनाया, जितना वो बना सकते थे उन्होंने बनाया। तो उन्होंने हमें यही सिखाया और मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि एक टाइम आएगा कि मैं अपना करूँगा। बट वो अपना करने के लिए वो बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट चाहिए। और हमारी फील्ड ऐसी है कि उसमें हार्ड वर्क, ट्रस्ट, मतलब हर हमारी फील्ड क्या सबकी फील्ड में ऐसा ही होता है। जी। है ना, मेहनत पूरी करनी पड़ती है। तो उस टाइम से सोचा था, लेकिन स्टार्ट किया मैंने कि, और मैंने अपनी बल्कि जब अगर ऐसे बात करूं तो सैलरी मेरी फर्स्ट 2007 की बात होगी। हाँ 2007 में मेरी पहले महीने की सैलरी 1000 रुपये थी। तो 1000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया और अब पता नहीं कितने कमाता हूँ। तो अब मैं कभी नोट नहीं करता मैं कितने कमाता हूँ, अब सब भोले बाबा की कृपा है, बस वहीं छोड़ देता हूँ। तो बस वहाँ से स्टार्ट किया एंड देन बनाता गया अपनी जर्नी। तो मैं अपने जितने भी स्टाइलिस्ट हैं, मैं जितने भी कुलीग भाई बहनें जितनी भी हम स्टाइलिंग करते हैं, मैं एक ही चीज़ में बोलूँगा, देखो जर्नी सबकी अच्छी होती है, सबकी स्ट्रॉन्ग होती है जर्नी। लेकिन जर्नी का मतलब ये है कि आप एक राइट पाथ चुनो, एक रास्ता टारगेट लेके चलो। उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे, जब उतार आते हैं तो वो रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत कुछ सीखने का टाइम ऐसा आया कि कई बार ऐसा भी होता था कि यार छोड़ दूं, है ना, क्योंकि एज ए ह्यूमन सबकी कई बार फैमिली इशू, परेशानी ऐसी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो गोल रखा कि मुझे अपना करना है, सैलरी यहाँ से स्टार्ट की। कभी ये नहीं दिया कि मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है, ना कभी डिमांड ऐसी की कि मेरी सैलरी बढ़ाओ जी, नहीं। जो ऊपर वाले ने लिखी है तुम बस मेहनत करो। हाँ, पर अपने हक के लिए तब लड़ो जब कोई बंदा ये इतना काम करवा दे और बोले कि यार तेरी सैलरी इतनी है।
तब लड़ो। जी। पर जब बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, पानी सर से ऊपर चला जाए, तब। हाँ। तो ऐसी कभी नौबत तो आई नहीं मेरे को। बहुत सारे मेरे जितने भी आज तक जितने जितने लोगों के साथ भी काम किया, उन्होंने बहुत प्यार किया मेरे को, और कोई भी नहीं चाहता था कि सन्नी हमारा सैलून छोड़े, अब तक जितने भी लोगों के साथ काम किया। तो 2019-20 में जब कोविड आया तब आपने सनी एयरपोर्ट स्टार्ट किया, और जब सेकेंड वेव आने वाली थी तब आपने बंद हो गया था शायद। हाँ, सैलून सारे मतलब सारा ही इंडिया ही बंद हो गया था ना पूरा उस टाइम। तो फिर आपने शायद रीस्टार्ट किया सेकेंड वेव के बाद। प्रॉपर आपका सैलून जब स्टार्ट हुआ तो सेकेंड वेव के बाद स्टार्ट हुआ प्रॉपर कि क्लाइंट्स आपके पास तब आते थे। सो 2019 में जब फर्स्ट कोविड वेव आया, तो उस टाइम पे मैं तब भी जॉब ही करता था। जॉब करता था मैं, पर उस टाइम पे ये था कि मैं जब उस टाइम पे जो एक आर्टिस्टिक लीड का जो लीडर होता, मतलब एज ए लीडर की तरह काम करता था मैं, अपने सैलून में सबसे सीनियर था। और पर कोविड आने के बाद उस टाइम पे भी टचवुड 2-2.5 महीने की वेटिंग कंटिन्यू चल रही थी। तो बहुत अच्छा काम किया, पर उस वेव ने ये सिखा दिया कि यार अब ये राइट टाइम आ गया, यू हैव टू मूव। इससे पहले भी सोच रहा था मैं, पर वही होता ना यार कि एक डर लगा रहता है यार, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है फैमिली की, और एक सैलून पे इन्वेस्ट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, है ना, कि लूं या ना लूं। और वो बोलते हैं ना, इतने टाइम से सोच रहा हूँ लूं या नूं, और कोविड ने मेरे को सिखा दिया। कोविड ने जो घर के अंदर 2 महीने बैठे ना, मैं, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर, हम सब बैठे, एंड देन उन्होंने मेरे को भी पुश किया, ओपन करो अपना, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने यार लाइफ का कुछ पता नहीं, आए दिन कभी यहाँ से खबरें आ रही हैं, कभी वहाँ से खबरें आ रही है, ये चला गया वो चला गया। तो मैंने बोला मेरा ड्रीम तो अधूरा रह जाएगा। तो मैंने बोला लेट्स स्टार्ट, अपना ही करते हैं। और तब सनी एयरपोर्ट, हाँ, देन मैंने एकदम बोला अपने बॉस को कि मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी रोका भी मेरे को, पर मैंने बोला नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कि मैं होता है कई जगह कि यहाँ से उठ के वहाँ बैठ गए, है ना, आप किसी के पास यहाँ से उठ के, मैंने ऐसा भी करा है मैंने कि यहाँ से उठ के वहाँ जॉब कर ली। तब मैं छोटा था बहुत, जब मेरी एज मेरे ख्याल से 19 साल होगी, तब समझ नहीं थी कि यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाना होता। मतलब आज मुझे वो लगता है कि यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाना होता है। चाहे मैं आज बॉस हूँ तो मैं वो भी रियलाइज़ करूँगा कि अगर मेरे पास कोई बंदा उठ के यहाँ से वहाँ जा रहा है तो वो आप गलत कर रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे भी मैं गया था, पर छोटे थे, पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं काम किया वहाँ पे भी मैंने। और जब मैंने ये सोचा कि कोविड में अपना स्टार्ट करें, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं दूर जाऊँगा, पास में नहीं जाऊँगा। क्या बात है। तो मैं वहाँ से ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर दूर गया, वहाँ पे अपना सैलून एक खोला, वो चलाया। और मैं अब ज़्यादा नहीं, अब मेरे साथ के 5-6 लोग थे टीम में, वही गए मेरे साथ जो मेरे खुद के थे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने लोगों को देखा है कि जो लोग जहाँ पे काम करते हैं उनके बगल में ही खोल देते हैं, हाँ, उनको कंपटीशन देने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 10-12 किलोमीटर दूर छोड़ा और अपने खुद का वैल्यू रख के खुद की इमेज बनाते हुए आगे बढ़े आप। बिल्कुल। जनता जानना चाहती है ये एयरपोर्ट नाम कैसे आया? सो देखो, जैसे ये नाम आया ना एयरपोर्ट, आज मैं देखता हूँ बहुत सारे एयरपोर्ट हो चुके हैं, हाँ। पर आई डोंट नो क्या लॉजिक है पीछे एयरपोर्ट लगाने का। लेकिन मेरा जो लॉजिक था, जो इमेजिनेशन की थी जब मुझे अपना एयरपोर्ट खोलना था, तो मेरा पहले मैं नाम सोचता रहा था कि क्या रखूं अपना नाम। तो इमेजिनेशंस में एक ही चीज़ आई, वो देखो खुद को पता होती है, ये चीज़ बताई जाती है जब आप पब्लिकली बता रहे हो किसी को, है ना। वरना आज तक तो सब एयरपोर्ट लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किस वे में लगा रहे हैं। लेकिन मेरा लॉजिकल क्या था कि मेरे को देखो शुरू से ही शौक था वीडियोस बनाना, फोटोज खींचना। खुद की फोटोज इतनी ज़्यादा नहीं खींचता हूँ मैं, मतलब मैं ऐसा फोटो पर्सन हूँ नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। बट मुझे अपने काम को दिखाना बहुत पसंद था। क्या बात। क्योंकि जब मैंने आई थिंक 2008-9 से जब फेसबुक ऑन करते थे हम, तो हम फेसबुक पे ही होता था ज़्यादातर मेरा, बिफोर आफ्टर। बस ये मेरे को बड़ा शौक था कि लोगों को बिफोर में कैसे आया था एंड देन मैंने उसको हैप्पी करके कैसे भेजा। तो वो माइंडसेट मेरा शुरू से ही ऐसा था।
आज तो आपका बिफोर आफ्टर मिलियंस में जाता है। हाँ, तो वो हार्ड वर्क हो गया ना। अब 2008 से आप स्टार्ट करो एंड आज 25 हो गया, 2025 हो गया, तो कितने साल हो गए। तो वो मेरा पैशन बनता गया धीरे धीरे। फिर मैं उस बिफोर आफ्टर से अपना कभी काम दिखाना होता था तो लोग मोस्टली उस टाइम पे लोग मैगजीन दिखाते थे कि मैम ऐसा हेयर कट कर दें। फोन पे तो नहीं इतना दिखाते थे उस टाइम पे, पर मैगजीन का ऑप्शंस होते थे ज़्यादातर। तो सलोन्स में उस टाइम मैगजीन ही रखे थे। तो पर मैं अपने फ़ोन पे दिखाता था कि मैं ऐसा कुछ स्टाइल कर दूं, या अपने ही क्लाइंट्स के फ़ोटो खींच के। तो धीरे धीरे वो ट्रेंड स्टार्ट किया और फिर वीडियोस के ऑप्शंस आए। फिर धीरे धीरे वीडियोस का भी ऑप्शन डालना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये दिमाग में आना स्टार्ट हो गई। और सोचता रहता था घर जाके कि यार आने वाले टाइम में जब कभी सलोन्स ओपन होगा तो सलोन्स का नाम कभी सोचा नहीं, लेकिन एक थीम सोची कि यार मैं चाहता था बैठे बैठे यार मैं चाहूँ कि मेरे पास ना पूरे वर्ल्ड के लोग आए। मैं ऐसा काम करूँ कि मेरी वीडियोस जो मैं काम कर रहा हूँ, उस टाइम इंडिया में इतने लोग नहीं करते थे वीडियोस अपलोड। तो मैं यहाँ से लोग आए मेरे पास, वहाँ से लोग आए। तो वो ड्रीम थोड़ा थिंकर वाला ड्रीम में सोचता रहता था ये सब चीज़ें। तो बस मैंने वो बनाना स्टार्ट किया। और देन इसके बाद वो एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि भाई आज वीडियोस बहुत जगह बीच में वायरल होना स्टार्ट हो गई। और वो बीच में वायरल होना स्टार्ट की तो किसी को भी अगर एयरपोर्ट का नाम सुनना हो, मतलब एयरपोर्ट क्यों रखा उसका, तो उसके पीछे मेन रीज़न यही था कि कहीं को भी अपना अपना डेस्टिनेशंस, मतलब मैंने जो भी कट किया कलर किया वो आज यूएसए पहुंचा है। कोई यूएसए से देख रहा है, कोई लंदन से देख रहा है, कोई कनाडा से देख रहा है, कहीं से भी देख रहा हो, उसको अगर वो वीडियो देख रहा है वो सोचेगा यार मुझे ना अपना कट कभी मैं जाऊँगी ना इंडिया तो मुझे यहाँ कराना है, क्या है ना। कोई न्यूजीलैंड से देख रहा है तो कोई चाहे इंडिया से ही देख रहा हो, कहीं से भी देख रहा हो, तो उसको आना, जब इतने लोग किसी जगह पे जाते हैं तो उसका डेस्टिनेशन एक बनता है जैसे एयरपोर्ट, कि वो सब फ्लाइट्स उतर के सब एयरपोर्ट पे आती हैं। तो मेरा था कि मेरे पास जब अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टेट से लोग आए तो वो सबका डेस्टिनेशन एक हो। क्या बात है। तो मैंने एयरपोर्ट रखा। क्या लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सबके लिए पहली जॉब, पहली सैलरी, पहला इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। जी। तो आपका पहला सेलिब्रिटी कौन था और वो फीलिंग कैसी थी जब आपने उनको डिलीवर किया? पहला सेलिब्रिटीज़ मेरा सबसे पहले मैंने किया था डिम्पल कपाड़िया मैम का हेयर कट। सबसे पहला? हाँ, हेयर कट मैंने किया था उनका, वो भी सलोन में नहीं, होटल में ही किया था। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी क्योंकि हमेशा पर्दे के हमने उस तरफ देखा है। हाँ बिल्कुल, मतलब हमेशा टीवी पे ही देखा है, और कोई इन पर्सन आ जाए सामने तो वो थोड़ा सा पहले तो देखने में यार कि वही है तो वो थोड़ा सा वो लगता था मुझे कि हाँ वही है। पर देन बस उनका हेयर कट किया, वो बहुत बात करने में बहुत अच्छी थी और बहुत कंफर्टेबल भी फील कराया उन्होंने। ऐसा नहीं लगाया कि मेरे को कि मैं कुछ कट गलत ना कर दूं या कुछ ना कर दूं। मैं भी अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट था, तो डिलीवर किया उनको हेयर कट, अच्छा सा हेयर कट किया, वो खुश थी अपने हेयर कट से। तो बस एक पॉजिटिव वाइब्स और बढ़ना स्टार्ट हो गई एंड देन फील आने लग गया कि यार मैं कर सकता हूँ कुछ, कर सकता हूँ कुछ। क्या बात है। जब भी आप सेलिब्रिटी को कुछ डिलीवर करते हो तो सेलिब्रिटी भी अपने एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि मुझे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा चाहिए। तो आपको डर लगता है क्या कि कल को मैं सेलिब्रिटी की एक्सपेक्टेशन को नहीं बीट कर पाया, तो ऐसा मन में ख्याल आता है? नहीं, देखो अभी ऑलमोस्ट काम करते हुए मुझे 20 साल होने वाले हैं। मैं 13 मार्च को 20 साल हो जाएंगे। मेरी डेट मुझे पूरी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम सीजर उठाई थी। क्या बात है। तो अब इतना टाइम हो गया है, बेशक चाहे सेलिब्रिटीज़ हो या कोई नॉर्मल क्लाइंट हो अपना या व्हाटएवर कोई भी हो, उसको जब तक आप प्रॉपरली रीड नहीं करोगे कि उसको चाहिए क्या वो राइट बोल रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो चाहे नॉर्मल क्लाइंट हो, अगर वो राइट बोल रहा है तो उसके साथ आप भी वही डिलीवर करो कि आप दे सकते हो। लेकिन अगर वो चीज़ एक्सपेक्टेशन वो मांग रहा है और मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं और मैं वो फिर ना पहुंच पाऊं तो गलत है। तो कहने का मतलब कि आप जो डिलीवर करते हो, आप मेरे से कोई भी सेलिब्रिटीज कोई चीज़ मांगेगा, अगर मैं मेरे अंदर कैपेबल है, मेरे अंदर इतना नॉलेज है, मैं उतना अचीव कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उनके हिसाब से चलता हूँ और मैं वो डिलीवर करके देता हूँ। मतलब जो मन में ठानता हूँ कि मैं हाँ ये होगा तो होगा, पर अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। बिकॉज हमारा क्या है ना, कट एक अलग जगह है, मेरे पास कलर का ज़्यादा क्राउड रहता है। अब हेयर कलर एक ऐसी चीज़ है
जो सब जगह डिफरेंट लाइट में डिफरेंट रिफ्लेक्शन देती है। जी। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अलग दिखूंगा, मेरे हेयर अलग दिखेंगे, मैं थोड़ा वार्म लाइट में जाऊंगा अलग दिखेगा। तो वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एनालाइज करने के लिए। अब सेलिब्रिटीज़ का बात करूँ तो वो ज़्यादातर कैमरे के सामने रहते हैं, मूवीज़ में रहते हैं, शोज़ में रहते हैं। तो आज उनका हेयर ऐसा दिख रहा है, तो वो कहीं बाहर जाएंगी, अंदर से बाहर जाएंगी, वहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है जी। एंड ये सब चीज़ें में होता है कि यार मेरे बाल यहाँ से यहाँ पे ऑरेंज नहीं दिख रहे, वहाँ ऑरेंज दिख रहे हैं। कैमरे के सामने तो अलग दिख रहा है। वो रीड करना बहुत ज़रूरी है और वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। टचवुड आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सेलिब्रिटीज़ ने मेरे से ये चीज़ मांगी हो और डिलीवर नहीं की हो। हाँ, बट हाँ, अगर वो चीज़ मांग रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, बट उनको मैं राइट गाइड करके कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आप ये कराओ जी। और सबसे मेन चीज़ मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि आप कोई भी कुछ भी डिलीवर करो, वो उनके फेस के हिसाब से हो। हाँ, मैं देखता हूँ आपके वीडियोस जिसमें आप बोलते भी हो कि मैम आपके स्किन टोन के हिसाब से ये बेस्ट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो होता है ना कि आजकल सब चेक करते हैं, अच्छा 2025 में क्या ट्रेंड चल रहा है, 2024 में क्या ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड एक अपनी जगह अलग है, ठीक है। आज आपने कोई लूज टी शर्ट पहनी है, ये ट्रेंड के हिसाब से चल रही है, एक आधी बार अच्छी लगेगी, फिर आपको कोई दूसरा बंदा, 2-3 बंदों ने टोक दिया कि यार ये बहुत लूज लग रही है, तू पतला लग रहा है, तू ऐसा लग रहा है, तो मे बी आप फिर वो चेंज कर दोगे इस चीज़ को कि यार ये मेरे पे सेट नहीं हो रही, ये ट्रेंड मेरे पे सेट नहीं हो रहा है ना। बट वो हेयर है, आप कपड़े तो चेंज कर लोगे, हेयर कैसे चेंज करोगे। सो अगर मैं हर चीज़ ट्रेंड के हिसाब से ही चलूँगा तो ये तो परमानेंट सोल्यूशन कर दिया ना मैंने। मैं हमेशा देखता हूँ कि लाइफस्टाइल क्या है, हमेशा देखता हूँ उसके फेस के ऊपर क्या जा रहा है, वो बंदा मेकअप पर्सन है, विदाउट मेकअप पर्सन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ट्रेंड उस हिसाब से बना देता हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा ऐश कलर करता हूँ जी। अब मोस्टली सब बोलते हैं कि इंडियन स्किन टोन पे ऐश नहीं जाता, उसमें लोग और डार्क लगते हैं। पर मेरा कहने का मतलब कि क्या हमारी स्किन टोन के लिए क्या ऐश कलर नहीं बने हुए, कूल टोन्स नहीं बने हुए, तो मैं वो टोन डिलीवर करता हूँ। ऐश का मतलब वो नहीं कि मैं वाइट कर रहा हूँ सबके बाल, ऐश का मतलब मेरी नज़रों में ये है कि उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आपने वो कूल टोन्स कैसे इंडियन स्किन टोन पे न्यूट्रल करनी है, किस तरीके से इन्हेंस करनी है, उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन। वो तो आपका आर्टवर्क भी है, इतना मेन की वही कि उसको रीड करना कि उसके फेस पे एक्चुअल में जाएगा क्या, वो रीड करना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। एक मेमोरेबल सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी तक आपको लगता हो कि हाँ यार इसका क्या था, ये अभी तक मुझे याद है, कोई एक मेमोरी शेयर करना चाहें आप, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन जो मज़ा आ गया हो, अभी तक आप वो ट्रांसफॉर्मेशन कैरी करते हैं अपने तरफ? नहीं, देखो पता है क्या, मैं इतना कलर करता हूँ, इतना मुझे पता नहीं है मैं कितने कलर कर चुका हूँ। मतलब आप समझो तो मैं 1 लाख कर चुका हूँ, 5 लाख कर चुका हूँ, 10 लाख कर चुका हूँ। आई हैव नो आइडिया मैं इतने कलर करता हूँ। एक दिन में हम 20-20, 25-25 कलर भी करते थे जी। एक टाइम ऐसा भी था, इतना प्रेशर होता था काम का। पर मेमोरेबल ये रहता है, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल तो ये रहता है, सुबह स्टार्ट करो, शाम तक सब खुश होके जाए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था और मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता था जी। क्योंकि कभी ऐसा नहीं ध्यान दिया कि इसको अच्छा लगना चाहिए, इसको मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूं, इसको अच्छा लगना चाहिए, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। मैं अपना जब काम पकड़ता था ना, तो मैं ये नहीं देखता था कि कौन उस प्रोफाइल का या कौन उस प्रोफाइल का, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है कि सबको इक्वली डिवाइड करके काम करूं, बट जो भी करूं बेस्ट करूं। कई बार मैं सोचता हूँ भगवान मेरे को 2-4 और हाथ दे देते ना, तो मैं 2-4 और काम करता पर वो हाथ मेरे उतने ही हैं। तो मेमोरेबल में अगर मैं किसी सेलिब्रिटीज़ की बात करूं, तो मैंने सबसे पहले जब कलर किया था तो मैंने कुशा मैम का किया था। 2020 में आपने सबसे पहले उनका किया था? 2020 में नहीं किया था मैंने उनका आई थिंक 2017 के आसपास में किया था। हाँ, कोविड से पहले किया था। जब कुशा मैम का मैंने कलर किया तो समथिंग इन नेचुरल, वैसे कुशा मैम के बाल वैसे ही ब्राउन है, अच्छे बहुत सुंदर बाल थे उसके। तो एक बार उनका फ़ोन आया कि सनी मुझे कलर चेंज करना है, और उस टाइम कुशा मैम का वो बहुत ट्रेंड था, साउथ दिल्ली गर्ल वाला, उस टाइम बहुत ट्रेंड था। तो उस टाइम मेरे को थोड़ी नर्वसनेस फील हुई। वो किस लिए फील हुई कि आई थिंक कुशा मैम भी फर्स्ट टाइम करा रही थी और मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा था कुशा मैम का। कलर तो मैं बहुत सारे करता था, लेकिन
कहने का मतलब ये था कि उन्होंने कराया, वो स्पेसिफिक है उन चीज़ के लिए कि मुझे सन्नी अब कुछ चेंज चाहिए, पर चेंज चाहिए भी, पर वो दिखना भी नहीं चाहिए जी। तो ये जो टास्क होता है ना कि चेंज चाहिए भी और दिखना भी नहीं चाहिए ना, ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये कलर ऐसी चीज़ है कि सब कुछ कर दिया और बाद में बोला ये अगर यार कलर तो दिख ही नहीं रहा, समझा। और अगर ज़्यादा दिखा दिया, अरे नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, अब इसको कम करो, वो परफेक्ट टोन तो वो परफेक्ट टोन बिठाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब कुशा मैम का किया तो बहुत अच्छी तरह रीड किया, नर्वसनेस भी फील थी उस टाइम पे, पर कुशा मैम बहुत स्वीट थी, बोलने में बहुत अच्छी थी, तो अच्छा सा करेगा, मुझे पता तो अच्छा सा करेगा। तो देन हमने स्टार्ट किया, बातें बातें करती रही एंड देन डिलीवर किया। वो वीडियो आज भी मेरे पास है, अभी मेरे इंस्टा पे होगा, बहुत सबसे पहले का मैंने देखा है यूट्यूब पे। मैंने आपका एक वीडियो देखा कुशा मैम का जिसमें आप स्टाइल करते हो, 2020 में, 5 साल पहले का है वो। हो सकता है वो उस टाइम पे जब मैंने अपना खोल लिया था तब था। जी हाँ, तब का है, सनी एयरपोर्ट का ही है। एंड मैंने देखा वो वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो था। तो 5 साल पहले का वीडियो है, 2022 में। फिर कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता गया, धीरे धीरे बिल्ड हो गया। भाई देखो अपना, अब मेरा तो अपना ये रहता है कि मैं दिल्ली में मैंने स्टार्ट किया, दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा गया एंड देन उस दिल्ली में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जब आते थे कराने के लिए, दिल्ली वाले सलोन्स में भी जो मुंबई से आते थे, तो उनका भी काम बहुत अच्छा किया और अपने आप को भी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि यार उस लेवल तक हम बैठ गए। और अपने आप को सोचता हूँ बैठ के, अपने दोस्तों के साथ भी कभी कभी बात करता हूँ, तो हम कभी बात करते हैं यार मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुँच गया, पर वो उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। वो देखो इतना हार्ड वर्क है कि मैं अगर आपसे मैं 2 दिन भी बात करूँगा ना, वो ख़त्म नहीं होगा जी। बहुत कुछ है मेरी लाइफ के अंदर जो हुआ है इन सालों में, बहुत मतलब इन 15-20 साल की जर्नी के अंदर इतना कुछ हुआ है लाइफ में, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, स्ट्रगल, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पुराने कोलीग से भी कभी बात हो मेरी या कभी ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं एक ऐसा पर्सन था जो कभी ऑफ नहीं करता था। आज मैं जॉब भी कर रहा हूँ ना कहीं पे भी, तो मैं जॉब में भी मेरा एक ही प्रोफाइल पे एक ही स्टेटस रहता था, 7 days वर्किंग, नो ऑफ, 7 days वर्किंग। मतलब मैं सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू काम करना और छुट्टी नहीं करनी। सुबह सलोन ओपन कराओ, मैनेजर के आने से पहले पहले पहुंच जाओ और क्लोज भी खुद कराओ जब मैनेजर चला जाएगा। पैशनेट इतना ज़्यादा था कि जब छोटा था तो कई क्लाइंट मेरे को रिजेक्ट भी कर देते थे क्योंकि दाढ़ी नहीं थी, मूछ नहीं थी, बिल्कुल पतला सा मुंह मेरा। दाढ़ी मूछ की वजह से भी क्लाइंट रिजेक्ट कर देते थे यार। अब मैंने 17 ईयर में काम स्टार्ट कर दिया था जी। तो जब मैं 18-19 साल में मेरी कोई दाढ़ी नहीं, मेरी 22 के बाद आई है जी। तो क्लाइंट जब मैं आता था हेयर कट करने के लिए कि मैं कर दूं हेयर कट, तो वो बोलते थे ये तो बच्चा है, नहीं किसी और को बुलाओ। तो वो रिजेक्शंस बहुत वो होता था कि यार मैं कर सकता हूँ पर मौका तो दो मुझे। तो वो मौका मुझे जब स्टार्ट हुआ जब मैं सुबह जल्दी आता था, जब मेरे सीनियर्स जो थे वो आराम से 11:30 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं और मैं सुबह 9:30 9 बजे पहुंच जाता था। एटलीस्ट कोई ब्लो ड्राई के लिए आ जाए, गलती से कोई ब्लो ड्राई के लिए आ जाए या कोई हेयर कट के लिए आ जाए, तो एक ही स्टाइलिस्ट होगा, सनी तो सनी करेगा। तो वो भूख थी मेरे को कि सुबह पहुंचूं और सोचता था आज ये 2 या 3 हेयर कट करके जाऊंगा। तो वो बड़ा मन लगा रहता था सबका काम देखने का, कौन कैसा काम कर रहा है, सबको एनालाइज करने का। तो ये चीज़ मेरे को धीरे धीरे और मोटिवेट करती गई, सिखाती गई लाइफ के बहुत उतार चढ़ाव, अपने जितनी भी हेयर की इंडस्ट्री के लोग हैं उनके उतार चढ़ाव, बहुत कुछ सिखाया है इसने। तो ये भूख से लेकर अभी रिसेंटली इन्होंने सूर्य कुमार यादव सर का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो फीलिंग कैसी थी सर? वो सुबह 9:30 बजे आना और अभी द क्रिकेटर। हाँ, बल्कि उनका रात को लेट हेयर कट किया था मैंने 9 o'clock के आसपास का। कैसा लगा सर वो देखो वो मोमेंट तो बहुत प्राउड वाला मोमेंट था, क्योंकि यार मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आई डोंट नो मैं उस लेवल का हूँ या नहीं हूँ, पर मुझे वो मौका मिला, मैंने अपनी तरीके से वेस्ट किया। और वो सूर्य सर का वही मोमेंट ना, मुझे उनका फेस देख के सीधा वही जो उन्होंने कैच लिया था ना, और मैंने उनसे बात भी शेयर की थी कि मेरे को ना ऐसा हो रहा है यार, आपको मैं आ रहे हैं। हाँ, तो मेरे को ऐसा फील हुआ आपको देख के ना कि मतलब वो बंदा मेरे सामने है। तो वो बहुत प्राउड वाला फील हुआ मुझे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनका हेयर कट करने के लिए, बिकॉज उनका टाइम ना
मैच नहीं होता कभी भी। हम्म, वो एक बहुत स्टार क्रिकेटर है और आज यहाँ है तो कल वहाँ है तो परसों वहाँ है, कभी यहाँ है, तो वो एक मौका मिला ऊपर वाले ने दिया और मैंने उस मौके को छोड़ा नहीं। क्या बहुत बहुत खूबसूरत डिलीवर किया आपने, मैंने वो रील देखी और वो रील बहुत वायरल गई है। जी जी, And- वो मैंने देखा भी, तो उसमें बड़े लोगों ने मेम भी बना दिए थे, उनके पिंक बाल कर दिए। मैंने बोला भाई मैंने पिंक नहीं करे, मैंने नॉर्मल कलर किया है। बहुत सारे सेलेब्स का उस पर कमेंट्स भी थे, बहुत 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 हिट रील गई है वो। चलो थैंक यू भाई। तो थोड़ा अपना स्केड्यूल बताइए कि कब आप अवेलेबल रहते हो, कैसा, कहाँ पे है अभी, सलून्स कहाँ पे हैं, क्या है अभी, एयरपोर्ट आपने कहाँ पे खोला है, थोड़ा बताना चाहें अगर। एयरपोर्ट का देखो, अभी तो मैंने, एक तो मेरा दिल्ली में ही है सलोन, Okay. एक शिवालिक रोड पे है, जी। एक वसंत कुंज में है, ओके और मेरा एक मुंबई में है। जी। अभी रिसेंटली ओपन किया मैंने, ये हो गए ऑलमोस्ट, पता भी नहीं चला ये साल कब होने वाला है। तो फैब में ओपन किया था मैंने। तो ये मेरा ये नेक्स्ट सलोन है। आगे के सलोन्स की भी थीम चल रही है दिमाग में धीरे धीरे। तो अब 15 डेज बॉम्बे, 15 डेज हाँ, दिल्ली, ये आपका 15 डेज, schedule है। हाँ 15 डेज दिल्ली, 15 डेज मुंबई। तो ये मेरा रेगुलर रहता है, मतलब हर मंथ्स का ये शेड्यूल है। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको दिखाई भी अभी, जी जी। ये भी सेम ऐसी प्लेटफॉर्म पे है। 15 दिन मुंबई, 15 दिन दिल्ली, 15 दिन मुंबई, 15 दिन दिल्ली। तो मेरा ट्रैवल भी ज़्यादा रहता है जी। और ये सोच मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो कई बार ऐसा होता है ना कि हर कोई बंदा सोचता है ये मेरा ड्रीम हो यार, मैं ऐसा करूँ, मेरा पैर एक इधर हो, एक इधर उड़ के जाऊँ, उधर जाऊँ, तो ना वो अचीव भी होता है, लेकिन आप उसे अच्छे वे में उस ड्रीम को सोचो। बहुत सारे ड्रीम होते हैं जो पूरे हो जाते हैं और कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो अधूरे भी रह जाते हैं। अब मेरा ड्रीम था कि मैं ऐसा करूं, मैं यहाँ पे भी काम करूं, मैं उधर भी काम करूं, मैं उधर भी काम करूं, पर एक बंदा ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली मैं दिल्ली में 15 दिन होता हूँ, 15 दिन मुंबई में रहता हूँ, और वेटिंग भी उतना ही रहता है, 2-2 ढाई महीने का वेटिंग रहता है। सो अब ये मुंबई आने के बाद वेटिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, बिकॉज जो टाइम मैं दिल्ली में देता था अब वो 15 दिन मुंबई में आ गया। तो वो डेफिनेटली दिल्ली में थोड़ा सा, बिकॉज इतने टाइम से दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो जितने भी अपने पुराने लॉयल क्लाइंट्स हैं, जो स्पेशली जिनको मैं 20 साल, ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट हैं मेरे जो मैं 20 साल से करता आ रहा हूँ, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को। और तो ये एक्सपैंड होने का कुछ है, मतलब दिल्ली बॉम्बे के बाहर भी कहीं आपने सोचा है कि अभी कुछ है दिमाग में? डेफिनेटली सोचा है मैंने अपने प्लान रखे हुए हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे भी करूँगा, वहाँ पे कहाँ, भी कोई सिटी आउट ऑफ इंडिया भी आप कहीं सोच रहे हो क्या? हाँ, अभी मैंने दुबई का सेटअप सोचा हुआ है। दुबई का अच्छा। भी अभी एक बार गया भी था मैं कुछ जगह देखने के लिए वहाँ पे, जी। तो दुबई का भी सेटअप चल रहा है। अभी देखते हैं अब ऊपर वाला कहाँ पहुँचाता है। अभी तो बस स्टार्ट किया है, एक कदम रखा है अभी मुंबई के लिए, लेट्स सी। पर देखो, सलोन बहुत ज़्यादा खोलना मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है। जी। मेरा इतना बड़ा ड्रीम नहीं है कि मैं 50 सलोन खोलूँ या इतने सलोन्स खोलूँ, चेन्स नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा ड्रीम। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने जो ये अपनी मेहनत से सनी एयरपोर्ट जो ये बनाया हुआ है ना, इसका नाम बस एक बंदा याद रखे, यार ये सनी एयरपोर्ट सलोन ना एक ऐसा बंदा है जिसने बहुत हार्ड वर्क करके बनाया। वो हार्ड वर्क ना और रिस्पेक्ट मेंटेन करके रहे, बस और मेरा क्वालिटी मेंटेन रहे। बिल्कुल। मैं आज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं फ्रेंचाइजी के, पर मैं फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आज मैं दिल्ली मुंबई कर रहा हूँ तो वो मैं खुद कर रहा हूँ। जी। खोलना होता तो मैं आज चंडीगढ़ भी खोल देता, हैदराबाद खोल देता, बेंगलोर खोल देता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर जहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं होगा मैं उसको कैसे प्रमोट कर पाऊँगा? सही है। या तो फिर मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊँ कि नहीं, मैं खोलता जाता हूँ, बस मैं आके देखा करूँगा, सब लोग काम करने के लिए कर रहे हैं। बट हाँ, इसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन रखा है कि आने वाले टाइम में अगर मैं जितने भी सलोन्स खोलूँ आने वाले में, वहाँ तक मेरी रीच पूरा प्रॉपर रहे। वो रीच प्रॉपर के लिए मैंने अपना स्कूल भी खोला हुआ है। हाँ, सो वही मैं पूछने भी वाला था कि दिल्ली में आपका स्कूल है, तो अगर किसी को अप्लाई करना हो उस स्कूल में, तो क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे अप्लाई होगा? देखो, स्कूल खोला हुआ है, वहाँ पे क्वालिफिकेशंस की ऐसी कोई नीड नहीं है। Okay. कोई भी बंदा मेरे वहाँ पे आ सकता है आराम से। कोई कोर्स करना पड़ता है? हाँ, उसमें कोर्स है मेरे वहाँ पे, 3.5 मंथ का कोर्स है। Okay. जिसमें बंदा बिगनर से लेके मास्टर तक प्रॉपर बनेगा वो। Okay. और उसमें ऐसा कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जी।
ऐसा नहीं है कि वो बंदा हिंदी हिंदी में ही बोल सकता है या इंग्लिश में ही बोल सकता है, उसमें हर टाइप का बंदा मेरे पास एडमिशन है। और आज टचवुड में आज 500-600 से ज़्यादा भी मेरे को खोले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-2.5 साल ही हुए हैं जी। तो उसमें 500-600 से ज़्यादा हम बच्चे पढ़ा चुके हैं और आज बहुत अच्छी जगह भी लगे हुए हैं। स्कूल की जर्नी इसीलिए स्टार्ट की कि मैं अभी जैसे मैं इन पर्सन मैं अब तक 20 कंट्रीज़ के आसपास मैं सब जगह जा चुका हूँ, हर किसी के हेयर भी एनालाइज कर चुका हूँ, हर जगह कोर्स भी कर चुका हूँ, बट हर कोई बंदा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जी। और मेरे अंदर ये क्रेज़ था। मैं जब भी काम करता था तो जितना भी सैलरी मैं अर्न करता था, जितना भी मैं कमाता था, वो मैं कभी इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करता था, वो मैं अपनी एजुकेशन के ऊपर सेल्फ कर लेता था जी। कि मुझे पढ़ाई मुझे करनी है, मैं आज वहाँ जाऊँगा, आज मुझे फलानी कंट्री में जाना है, वहाँ का एक गोल बना के रखता था। और मैंने अपने जितनी भी कमाई थी सब अपनी एजुकेशन पे लगाई, क्योंकि मुझे वही राइट दिखा कि जब तक आप एक अच्छी एजुकेशन नहीं लोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने अपनी इंडस्ट्री में देखे हैं बहुत सारे लोग 20-20, 25-25 साल से बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया आगे बढ़ने का। ओके, तो अभी जैसे आप कितने टाइम में विजिट करते हो अपने स्कूल में? मतलब जब आप दिल्ली में रहते हो तो अपने स्कूल में भी आपके लेक्चर्स रहते हैं कि वो प्रोसीजर कैसा है? आपके भाई भी जाते हैं क्या वहाँ पे? हाँ, तो मेरे स्कूल में क्या है कि मेरे ऑलरेडी जो मेरे खुद के बनाए हुए एजुकेटर हैं जी। वो लोग वहाँ पे रहते हैं, 2-2 3-3 एजुकेटर रहते हैं वहाँ पे और बिगनर से लेके एंड तक वही सिखाते हैं। मैं बीच में जैसे 15 दिन मैं यहाँ पे हूँ तो मैं विज़िट करता रहता हूँ वहाँ पे, मैं भी सिखाता हूँ उनको। पर अब देखो अपना लाइफ़स्टाइल अब ऐसा हो गया ना, अब वही वाला बात हो गई ना कि यार आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, बड़े डॉक्टर के पास, तो वो बड़ा डॉक्टर तब आएगा जब उसे लगेगा कि वो उसका लेवल का काम है ना। तो वही पोजीशंस पे मेरा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि मेरे को जब लगता है कि नहीं मेरे लेवल का काम है, बच्चे अब कहाँ तक पहुँच गए, क्या ये ठीक कर रहे हैं, तो मैं उनकी गलतियाँ भी ढूंढता हूँ और जो उनको जहाँ पे वो रह गए हैं सीखने के लिए एडवांस थोड़ा, मैं उनको भी पुश करता हूँ। बट जो मेरे बनाए हुए एजुकेटर हैं वो टचवुड बहुत बहुत आगे ग्रूम करते हैं उन लोगों को। और पहले तो मैं थोड़ा टाइम देता था, अब मैंने अपना एक ब्रदर मुंबई के लिए भी ले आया और एक मेरा छोटा वाला ब्रदर है वो दिल्ली में भी रहता है, तो हम सब अप डाउन करते हैं। आपके साथ रहता हम है? 3 भाई हैं, हाँ। तीनों हम अप डाउन करते हैं। अप डाउन करते हैं। तो 15 डेज आप और आपका छोटा वाला भाई और 15 डेज आपके जो बीच वाला भाई है वो? हाँ, ऐसे? वो मेरे साथ रहता है, जो बीच वाला मेरा भाई है वो मेरे साथ आता है, वो मेरे साथ ही आता है, मेरे साथ ही जाता है। ओके। क्योंकि देखो ये बहुत मेहनत से बना है और मुंबई में मैं आया तो हूँ, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं मुंबई मेरी फर्स्ट जर्नी बनेगी। मुंबई मैंने फर्स्ट सोचा था कि दिल्ली के बाद मैं गुड़गांव ओपन करूँगा, फुल प्लान था। आई डोंट नो मुंबई से उठ के गुड़गांव से उठ के मैं मुंबई कैसे पहुंच गया। सपनों का शहर है, सपने तो पूरे करता ही है। वो एकदम अचानक प्लान बना, सब कुछ अचानक हुआ और मैं मुंबई पहुंच गया। अब मुंबई में अगर मैं पहुंचा हूं तो, और मेरा ऐसा नहीं है सर, पता है क्या मोस्टली क्या होता है कि आप किसी भी बिजनेस को खड़ा करते हैं ना, मैं देखता हूँ सब जगह है ना, सोशल मीडिया आजकल सब कुछ दिखा देता है। आप किसी भी बिजनेस को खड़ा करोगे आप वहीं के बंदे हायर कर लेते हो जी। आपने इधर से सलोन से तोड़ दिया या उधर से सलोन। मेरी थिंकिंग नहीं है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है किसी का बिजनेस खराब करना एक आर्टिस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आर्टिस्ट क्या किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप अगर इतना धार्मिक और इतनी बातें करते हो कि आप इतना फेथफुल रहते हो, मैं बहुत पिक्चर्स डालता हूँ महादेव की, भोलेनाथ की कृपा की, तो मेरा कभी मोटिव नहीं रहता कि मैं किसी के पास जाऊं और उस बंदे को उठा के बोलूं चलो तुम मेरा काम करो। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, वहाँ पे स्कूल में पढ़ाया, जो बच्चे अच्छे थे जो कहीं पे जॉब कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ सलोन, अगर आपको आना है तो आओ। वो मैंने उनको उस हक से बोला क्योंकि वो मेरे सिखाए हुए हैं जी, है ना। तो मैंने उनको बोला एंड देन जिन बच्चों जो बच्चे इंटरेस्टेड थे वो सब के सब दिल्ली आए, दिल्ली में मिले एंड देन वी प्लान्ड एंड देन ओपन इन मुंबई। तो मैं सारे लोग अपने मुंबई लेके आया हूँ, सबके सब मेरे सिखाए हुए हैं और सबके सब ऑलमोस्ट दिल्ली के ही हैं। कोई दिल्ली, कोई भोपाल से है, कोई अमेठी से है, कोई दूर दूर से हैं सारे लोग, कोई बिहार से है। हाँ, तो इतने दूर से लाया, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और उनका रहना, उनका खाना, अकोमोडेशन, जितना भी सब चीज़ें हैं ना, ये सब
मैंने खुद प्रोवाइड करी मुंबई में। मुझे पता है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव खेल रहा हूँ, बट ये मेरा ड्रीम था कि नहीं, मैं अगर कुछ करूँगा तो ऐसा कुछ करूँगा कि ये लोग सब याद रखें कि हाँ, सन्नी नाम का बंदा था, उसने अपना जर्नी स्टार्ट की और वो ऐसे करके लोग बच्चों को लेके आए और उनको पढ़ाया आगे। क्या बात है। आप कैमरा के सामने, हम इंस्टाग्राम पे तो देखते रहते हैं ट्रेंडिंग कलर्स, बट सनी वर्मा के ट्रेंडिंग कलर्स, क्या आप तीन ट्रेंडिंग कलर्स जो सजेस्ट करते हो जो मोस्टली लोग जाते हैं, 3 ट्रेंडिंग कलर हेयर कलर्स, तो कैमरा में नहीं देखो, मैं अगर ऐसे एक्चुअल में बात करूं तो अभी मेरे पास मोस्टली ऐश टोन वाले, कूल टोन्स वाले कलर्स ज़्यादा आते हैं। ओके अब नया ट्रेंड और स्टार्ट हो गया सॉल्ट एंड पेपर का। ओके सॉल्ट एंड पेपर बहुत लोग आना स्टार्ट हो गए हैं मेरे पास, और एक थोड़ा ब्राउन कलर जो कूल टोन्स में रहे। देखो, सबका ना एक स्पेशलाइजेशंस बन जाती है ना। अब मेरा सलॉन है, मेरे सलॉन्स में ब्यूटी सर्विस नहीं है ना। मेरा जस्ट हेयर एंड देन स्टाइलिंग और देन रिलैक्स के लिए कुछ पेडिक्योर करा लिया। मैं उसमें इतना स्पेशलाइज नहीं हूँ, बट मेरा फोकस ओनली हेयर, क्योंकि जो बंदा जिस आर्ट से प्यार करता है उसी को रखो, और मैं अपने आर्ट से ही प्यार करता हूँ और बिजनेस भी मेरे को उसी आर्ट से आ जाता है। तो मेरा नहीं है काम कि मैं ब्यूटी सर्विस रखूँ, मेरा ये रखूँ। इन फ्यूचर अगर कोई होगा, कोई प्लान होगा कि कभी कुछ ऐसा बने कि नहीं, ये वाला प्लेटफॉर्म कोई जुड़ जाता है मेरे साथ, तो वो अलग बात है। लेकिन प्रेजेंट जब तक मैं काम कर रहा हूँ अभी, मेरा वही मोटिव है कि जो आप करते हो, जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि हाँ, ये काम मेरा प्लेटफॉर्म पर है। कोई अगर ब्यूटी का काम करता है, मैं ब्यूटी में, मेरा काम ही नहीं है ब्यूटी का जी। तो लोग भी उसी टाइप के आते हैं कि पता है सबको कि सन्नी पैशनेट है अपने काम को लेके, तो वही ट्रेंड रहता है। और एक बंदे की ना अपनी एक वाइब बन जाती है कि यार ये बंदा उस चीज़ में स्पेशलाइज है, तो फिर वो बंदा मेरे पास उसी काम के लिए आता है। मेरे पास ज़्यादातर गोल्डन हेयर वाले लोग नहीं आते हैं, मतलब कम आते हैं। और मैं भी वही चाहता हूँ कि मैं इतने टाइम से, अब जब से मैं देखता आ रहा हूँ, दिल्ली आया हूँ, तो मैं सब जगह जस्ट एक ब्राउन गोल्डन यही हेयर देखता आ रहा हूँ। और आज भी वही ट्रेंड चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। होता ना जी, सदाबहार म्यूजिक जैसे हम होते हैं ना कि ये सदाबहार चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट ऐड करना है, तो देन मैंने वो स्पेशलाइजेशन स्टार्ट की कि मैं कूल टोन्स में क्रिएट करूं, ताकि वो बंदा अपने आप को थोड़ा सा अलग फील करे। ओके आपके हिसाब से कुछ हेल्दी हेयर के टिप्स अगर आप देना चाहें तो? ओह, हेल्दी हेयर के टिप्स। देखो, हेल्दी हेयर आज डेफिनेटली, अगर आप ये जो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट काइंड ऑफ ये जो जितने भी बोटॉक्स, केराटिन और वट एवर जो भी आजकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, बहुत इतने नाम आ चुके हैं ना मार्केट में, मुझे नहीं पता। इन सब से बचे रहोगे तो आपके बाल हेल्दी है। एक्चुअल मैं बता रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि मेरा डेंसिटी ऑफ हेयर इतना था और आज इतना सा रह गया। बिकॉज आई नो सबके बाल प्रॉब्लम में है, किसी के भी बाल आज लाइफ में कोई भी खुश नहीं है अपने बालों से। वो चाहे वो कलर कराए या कलर ना कराए। जो बंदा नहीं कलर करा रहा, वो कभी स्कैल्प से परेशान है, हेयर फॉल से परेशान है, और जो बंदा करा रहा है वो एक और प्रॉब्लम ले ली उसने, कलर। बट आजकल के दौर में आप कलर आप यूज़ कर रहे हो, मेरा मानना ये है कि आप जो भी कलर यूज़ कर रहे हो, जो भी आर्टिस्टिक, देखो ये हमारा तो आर्ट है, मैंने फेस शेप के हिसाब से बना दिया, फेस पे अच्छा लग रहा है मैंने उसके हिसाब से। बट आप जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हो, वो क्वालिटी कैसी है आपकी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप तो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, सारे मैं ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ करता हूँ, है ना। कोई ब्रांड ऐसे भी हैं जो इंडिया में नहीं है, जो मैं खुद लेके आता हूँ। सो मैं हमेशा क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा वर्क करता हूँ कि मेरी क्वालिटी ज़्यादा हो। मैं अपने प्राइस भी उसी हिसाब से रखता हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी डिलीवर करता हूँ। मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं कभी स्कीम नहीं लगाता आप ये इतने में करा लो, आप इतने करो। जब आपकी वो वर्थ ही नहीं है, जब आप इतना एक्सपेंसिव सामान लेके आ रहे हो, वो किस लिए आ रहे हो कि आप एक किसी को अच्छा करो। और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सनी कर रहा है तो बाल ड्राई नहीं होगा, बाल ड्राई होगा। आप ब्लीच चाहे लोकल लो, चाहे बहुत अच्छी लो, ड्राइनेस देती है। बट कितना देती है ये हम आप क्लाइंट्स को बताते हैं। ओके
कभी ऐसा हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी को ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा नहीं लगा हो बट उसने बोला ओ माय गॉड सनी व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कभी हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ समहाउ कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, इन पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छा बन गया, सब कुछ अच्छा बन गया, पर जब शूट्स होते हैं तो लाइटिंग की वजह से नहीं बैठ लाइटनिंग की वजह से, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये रोल मिला है, वो रोल के करेक्टर के हिसाब से आपका कलर थोड़ा डार्क है, आपका करेक्टर थोड़ा लाइट है, या प्रोड्यूसर ये बोलता है या डायरेक्टर ये बोलते हैं कि नहीं ये आई थिंक ये थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए जी। तो दैट्स काइंड ऑफ ऊपर नीचे अनबैलेंस होता है, पर आज तक वैसे अभी हुआ नहीं है, और एक आधी बार अगर हुआ भी है तो वो बाद में नहीं ओके है ठीक है, बाद में एक ने पास कर दिया तो ये होता है, पर मेरा सबसे ज़्यादा हेयर हेल्थ के ऊपर ज़्यादा रहता है, लेकिन क्या करें भाई, पता है क्या है, अब लोग ऐश कलर इतनी डिमांड करते हैं तो सबको ये समझना चाहिए कि ऐश कलर लाना इतना आसान नहीं है। अगर हर कोई ऐश कलर ले आता तो आज सब जगह ऐश कलर चल रहा होता जी। ऐश कलर की मेंटेनेंस बहुत है, वो मैं समझाता भी हूँ, और बहुत एक जैसे वाइट कपड़े होते हैं ना, इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है जी। तो वैसा ही है वो ऐश कलर भी, कि आपको वाइट कपड़ों की तरह या वाइट जो भी आप कलर करा रहे हो उसको मेंटेन करना, उसको हमेशा हेल्दी रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, क्रिटिसिज्म आता है, लोग बुरा बोलते हैं, कुछ ना कुछ कभी ना कभी आता है एक पॉइंट पे कि कमेंट्स आते हैं, तो क्या कभी आप उससे अपसेट होते हो? क्या कभी आप कोई कमेंट देख के कभी बुरा लगता है कि यार ये क्या लिख रहे हैं, मैं तो अपना मेहनत कर रहा हूँ बट ये लोग गलत लिख रहे हैं, तो क्या कभी वो बुरा लगता है? देखो मैं पहले कभी कमेंट्स नहीं पढ़ता था कि मेरे पास एक्चुअल में इतना टाइम होता ही नहीं था। अब क्या होता है ना कि पहले मैं वीडियो एडिटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें मैं खुद करता था। अब वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, मुझे याद है मैं जब मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी वाइफ भी बोलती है कि क्या वॉशरूम में क्या करते रहते हो तुम है वॉशरूम में वीडियो एडिट करते थे आप? क्या भाई, ऑप्शन नहीं है कहीं पे भी करने का क्या करूं, वो मैं वीडियोस बनाता रहता, वो वीडियो एडिट करके मैं खुद ही बनाता था वीडियोस, क्योंकि उस टाइम पे एडिटर का तो भाई बाद में सिस्टम हुआ, ये कोविड के बाद ज़्यादा एडिटर हुआ स्टार्ट। इससे पहले लोग तो सब खुद ही बनाते थे, जिनको ज़्यादा इंस्टाग्राम पता था, वो कोविड के बाद एकदम इंस्टाग्राम की हाइप थोड़ी और बढ़ी, लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग खुद करता था क्योंकि मुझे पता था मुझे कौन सा शॉट लेना है, कौन सा अच्छा है। सो ये सब चीज़ें मैं खुद करता था। अब देखो जब वीडियोस जब वायरल होती है तो वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, किसके पास गई है, और वो बंदा क्या थिंक कर रहा है उस चीज़ को, बहुत सारे डालते हैं, ये कट तो मैं 20 रुपये में भी कर दूंगा, ये कट मैं 50 रुपये में भी कर दूंगा, इससे अच्छा तो हमारे वो कर देते हैं। तो मेरे को अब फ़र्क नहीं पड़ता है, और मेरे को पहले भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लोग किस नज़र से देख रहे हैं उसको। देखो आज मैं आपका हेयर कट करता हूँ, ऐसा हेयर कट मैंने किया, आपने 1 महीने बाद सेम हेयर कट किसी छोटे सलोन्स में करा लिया या चाहे बड़े सलोन्स में करा लिया, वट एवर कहीं भी कराया जी, है ना, तो वो बोलेगा यार ये सन्नी ने काटे थे, सेम मैंने भी तो वैसे काट दिए, है ना। पर काटना एक अलग आर्ट है, और जो आप क्रिएट करते हो फेस के हिसाब से वो एक अलग आर्ट है जी। तो वो आर्ट में फ़र्क है। अब लोगों को जो लिखना होगा वो किसी को नहीं रोक सकते हम, और मेरे को इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा। समथिंग अगर मेरा टेस्ट ऐश का नहीं है तो मैं उसको बोलूँगा मेरा नहीं है ऐश का, वो कमेंट डाल देगा नहीं तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, क्योंकि मेरा टेस्ट नहीं है ऐश का। अगर मैं ऐश का टेस्ट होगा मेरा तो मैं लिखूँगा अरे यार बहुत अच्छा, मुझे भी ऐसा कराना है। वो बंदा हमेशा येलो में रहता है तो वो उसको ऐश टोन्स तो डेफिनेटली उस पर कमेंट मारेगा। ओवरऑल आपको कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पॉजिटिव होता है वो आप निकालते हो। मुझे फर्क पड़ता है कि मैंने जिसका काम किया है क्या वो हैप्पी है, मुझे उससे फर्क पड़ता है। क्या तो मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या बोल रही है मेरी पीठ पीछे, कोई तारीफ कर रही है बुराई कर रही है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे ये कमेंट्स और इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मुझे उससे फ़र्क पड़ता है कि मैंने इसको, तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि अगर मेरे से गलती से किसी का हेयर ज़्यादा लाइट हो गया या ज़्यादा डार्क हो गया, या इन केस अगर उसको ऐसा फील आया सर नहीं कलर करा पर
वो वाला फील नहीं आ रहा मुझे उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है, और उस फर्क की वजह से मैं रात को सो नहीं सकता। मेरा माइंड सेट ऐसा हो चुका है। मतलब मेरा अगर किसी के साथ मेरे सैलून में कोई इंसिडेंस ऐसा कभी हो जाए कि या मैं किसी कस्टमर को टाइम नहीं दे पाया, किसी क्लाइंट को प्रॉपर, या वो उठ के बोला सन्नी मैं बाद में आती हूँ, ये कुछ ना, तो वो मैं रात को सो नहीं सकता। मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। बस मैंने वही बोला ना, मेरे हाथ नहीं है इतने कि मैं इतना काम कर पाऊँ, पर मेरी ये आदत हो चुकी है कि मैं सो नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर। क्या बात है। सर ऐसा, अभी तो आप स्टाइलिस्ट हो, सेलिब्रिटीज़ लोगों का करते हो, क्या मूवीज़ में एज अ स्टाइलिस्ट हम कभी आपको देखेंगे कि किसी मूवी की स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग आपने करी हो? सर डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं 100% करूँगा। ड्रीम बढ़ते रहते हैं, मेरा ये भी ड्रीम है कि मैं कभी करूँगा, लेकिन अभी जिस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट मैं हूँ उसमें मुझे अभी तक ये जो 15 दिन का है ना, मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे मैं रुका हूँ। मेरी फ्लाइट इन दोनों में रुकी हुई है, आना जाना। क्योंकि मैं ऐसा हो गया है ना कि अगर मुझे कहीं जाना भी हो, इन केस कहीं सडन किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए या मेरी भी हेल्थ ख़राब हो जाए, तो मैं ऑफ नहीं ले सकता, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मुझे पता है कि लोगों ने 2 महीने पहले बुक किया है और कोई फ़्लाइट पकड़ के आया है, और मैं सडन बोल दूं कि नो मैं आज नहीं आ सकता हूँ, तो उस बंदे पे क्या बीतेगी। पर हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। मुझे आज भी याद है, मेरे को 103 104 बुखार था, फीवर था मुझे, और मेरे पास क्लाइंट भरे हुए थे सैलून्स में पूरे, और मैंने दवाई खाई, जैकेट पहनी, ताकि क्योंकि वो स्वेट आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, है ना, वो स्वेट आ रहा था, तो वो शर्ट पे स्वेट दिख रहा था बहुत ज़्यादा। और दिल्ली की बात है, ये सर्दियाँ थी उस टाइम पे, तो जैकेट ली मैंने और जैकेट पहनी और पूरा काम करता रहा, फीवर में काम करता रहा। जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, जब मैंने जैकेट खोली ना अपनी, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाल्टी फेंक दी हो पानी की। उस फीवर में भी काम किया है, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा रहता हूँ काम को लेके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतना वेटिंग की वजह से मैं वो टाइम फैमिली में भी थोड़ा कम दे पाता हूँ, और कहीं मुझे ट्रैवल करना हो, अभी मेरे प्लानिंग में है 5-6 और जगह जाने का, वो भी थोड़े स्टक हो रखे हैं उसी वजह से कि आपका शेड्यूल इतना टाइट है। शेड्यूल इतना टाइट है, और वो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो जगह भी ऐसी है कि वहाँ पे टाइम लेने के लिए भी मेरी तरह ही 2-2 4-4 महीना वेटिंग लेना पड़ता है। सनी एयरपोर्ट पे हम कोई ऐसा अगला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे किसी सेलिब्रिटी या किसी का? कोई आ रहा है अपकमिंग जो आप रिवील करना चाहते हो मेरे चैनल पे? कोई ऐसा अपकमिंग बड़ा नाम जिसका हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे? नहीं देखो भाई, मेरे को इतना सीक्रेट रखोगे आप? नहीं, सीक्रेट नहीं, मेरे पास इतना आइडिया नहीं है। देखो, मैं यहाँ पे बेशक बहुत सारे बॉलीवुड के लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट बैठे हुए हैं। मेरा कभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो आ जाए, मेरे पास वो आ जाए। लेकिन हाँ, जिसको अगर सनी एयरपोर्ट का काम पसंद है, जो एक चाहता है कि यार चलो एक मेकओवर सनी एयरपोर्ट से, तो मैं उसको अपना 100% देता हूँ। कि अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं कि मैं सोचूं कि कौन आ रहा है मेरे पास इतना बड़ा स्टाइलिस्ट, लेकिन डेफिनेटली दिल से मेरी ये है कि हाँ, आए ज़रूर, मोस्ट वेलकम। मैं अपना कुछ क्रिएटिव दे सकूँ उन लोगों को। कोई ऐसा नाम है जो आप लेना चाहोगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है, ये मेरा ड्रीम है? कोई ऐसा नाम? कोई आपका ड्रीम सेलिब्रिटी, ड्रीम क्रिकेटर, ड्रीम इन्फ्लुएंसर कि हाँ, इनके साथ इनका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है? देखो, पहले जब दिल्ली में था ना, तब मैं इन्फ्लुएंसर थे, तब मैं सोचता था कि यार इनका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं इन पर्सन जब कभी देखता हूँ किसी का वीडियोस में, इसके बाल लग रहे हैं अच्छे, बट मैं थोड़ा डिफरेंट कर सकता हूँ। अब मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के आर्ट की नहीं बुराई कर रहा हूँ, पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना फेस रीड थोड़ा सा रहता है कि मेरे को यार मुझे इसके अंदर, तो मैंने एक टाइम पे करे थे दिल्ली में भी, तो मैं खुद डाल देता था मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। वो नॉट अ थिंग कि मैं किसी के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ कि तुमने गलत किया है, नहीं, पर मुझे लगता था कि यार ये बंदा ऐसी लुक में रहता है, मैं इससे बेहतर कर सकता था थोड़ा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसको अलग लेवल पे लेके आना चाहता हूँ। तो वो मूवीज में हो चाहे नॉर्मल हो, मेरा है ऐसे ड्रीम बहुत सारे लोग, पर मैं भी बताना नहीं चाहता। अच्छा।
सनी एयरपोर्ट, अगर किसी को सनी एयरपोर्ट पे आना है तो बुकिंग कैसे हो सकती है, एक बार आप बताना चाहें तो? बुकिंग देखो, मेरा पूरी टीम है वहाँ पे दिल्ली में, एक प्रॉपर सेटअप है हमारा टीम का वहाँ पे। अब नंबर्स दिए गए हुए हैं, स्कूल का अलग है, दिल्ली का अलग है, मुंबई का अलग है, विद मेरे साथ भी है, मेरी टीम के साथ भी है। आज जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी टीम में बस हम 5-6 लोग थे, आज 100+ हो गए इन जी 5 साल के अंदर। सो टीम भी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती और पैशनेट है, और उनको एक एक चीज़ सिखा सिखा के बनाई है मैंने। सो आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं काम करता हूँ और वही चीज़ डिलीवर मेरे लोग करते हैं, तो मुझे भेजते भी हैं फ़ोटोज़ या उनकी वीडियोज़ मैं अपने सनी एयरपोर्ट सलोन वाले पेज में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार अब मैंने लोग बना दिए। तो वो जो बनाए हैं ना, मुझे उसकी अपने मुझे दुख खाली देखो एक चीज़ का होता है कि जब आप काम कर रहे हो, मैं अपने टीम को लेके बहुत वो रहता हूँ कि हैपनिंग रहे हमारी टीम में, हमेशा खुशी खुशी रहे, कभी किसी चीज़ को कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उनकी फैमिली को लेके हो या वट काम को लेके हो। जी पर हमारा शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि हम साल में एक आधी बार 2 बार हम कहीं निकलते हैं एक साथ बाहर सारे। बट अब वो टीम दिल्ली संभाल रही है ना, तो वो अच्छे अच्छे स्टाइलिस्ट हैं, वो संभालती हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसका भी सिस्टम सनी एयरपोर्ट में है, और अगर किसी को नहीं सनी से ही कराना हो तो उसका भी सिस्टम सनी पे है। तो वही कॉल्स करो, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या व्हाट्सअप नंबर पे। फिर आपकी टीम रीच आउट करती है उनको एंड टीम 100% रीच आउट करती है, एक एक मैसेज का जवाब देती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे पूछता है ना कई बार कि मेरा एयरफॉल हो रहा तो मैं क्या करूँ, तो अब बंदा किसी बिना एनालाइज के कैसे बता देगा क्या जी करूं? जी तो कई चीज़ें ऐसी होती है जहां हमें स्किप भी करना पड़ता है कि अब क्या क्या इसमें आपकी बताएं, expertise गलत नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हम। जी सो बस वो टीम हमारी पूरी सोशल मीडिया की स्ट्रांग है हमारी, और वो सारी चीज़ें परफेक्ट वे और प्रोफेशनल वे में है। ओके। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सनी सर तो सबकी स्टाइलिंग करते हैं, बट सनी सर की कौन स्टाइलिंग करता है? सनी सर का हेयर कट कौन करता है? नहीं देखो, सनी का हेयर कट पहले मैं बहुत पर्टिकुलर होता था अपने हेयर कट के लिए कि हाँ अब ये कैप का लोगो मेरे ऊपर लग गया है, क्या बात है ना। अब ये ज्यादातर पायलट है अपने एयरपोर्ट के। हाँ देखो, ये कैप का भी मुझे लोग भी बोलते हैं ये कि भाई कैप क्यों पहनता है, टोपी लगाता है, बहुत सारे मेम भी बनाते हैं कि ये दूसरों को टोपी लगाता है। तो ऐसा नहीं है भाई, टोपी वोपी नहीं लगाता, लेकिन ये थीम मेरे एयरपोर्ट के साथ ही जुड़ी थी। पायलट है अपने हाँ, एयरपोर्ट के। तो मैं कैप इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं एयरपोर्ट का कैप्टन हूँ, जी तो मैं सिस्टमेटिक रहता हूँ, मेरे लोग भी वेल यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट दिल से बनाया हुआ है। अब वो कैप कई बार मैं नहीं पहनता हूँ क्योंकि इतना हैवीनेस नहीं हो पाता कई बार ना, of course. मैं इतना यूज टू नहीं हूँ कैप का इतना, बट हाँ मैं हमेशा कैप वीडियोस में हमेशा पहनता हूँ, कभी रैंडम सलॉन्स में हूँ तो बिना कैप के भी रहता हूँ। क्या बात है। ठीक है, तो थोड़ा अर्ली लाइफ के बारे में बताइए कि क्या शादी कब हुई, कौन है आपकी टीम में, कितने भाई बहन है, थोड़ा सा एक व्यू देना चाहता हूँ। देखो, शादी हुई मेरी, शादी के बाद थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी चेंज हो, क्योंकि बैचलर का लाइफस्टाइल आप बैचलर हो ना। नाम सुन रही हैं? नहीं, आप बैचलर हो ना, जी, जी, जी। सो आपको पता है लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो हम भी ऐसे ही थे, लड़के, हम तीनों भाई, हम तो ना ऐसे ही थे। तो शादी के बाद बहुत सारी चेंजेस आती हैं। आप 3 भाई 2 बहन हो? हाँ, 3 भाई दो और 2 बहन है मेरी। बहनें क्या करती हैं आपकी? मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है वो जापानीज सी फूड का है, उसका बिजनेस Okay, अपना खुद okay. का, तो वो दिल्ली एंड जापान दोनों देखती है, जापान में भी है उसका। जी। और जो मेरे से छोटी वाली सिस्टर है वो कनाडा में है, वो फैशन डिज़ाइनर है। फैशन हाँ, फैशन डिज़ाइनर है वो। और तो आपके दोनों भाई इसमें लगे? दोनों हम पांचों अब सेट हो गए हैं जी पर बस वही है कि और मेरी फिर शादी हुई थी। जी शादी होने के बाद मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, मतलब वो मेरे से आगे है, मतलब कहने का मतलब मेरे से हमेशा आगे ही रहती है, दिमाग बहुत तेज है उसका। तो वो बहुत प्रमोट भी करती है मुझे भी, और हमेशा नए नए आइडियाज़, क्योंकि उसको पता है कि मैं फ्लोर पे रहता हूँ, मेरा दिमाग वहीं रहे तो ज़्यादा बेटर है। मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता लगना चाहिए जी। तो वो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बैक सपोर्ट पूरा है। राइट, क्योंकि क्या होता है ना कि आप किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हो,
अगर आप काम कर रहे हो और आपका दिमाग 6 जगह पे चल रहा है पीछे कि आज उसने ऐसा किया, आज घर में ये प्रॉब्लम है, आज क्लाइंट के साथ ये प्रॉब्लम है, या आज क्लाइंट आया नहीं है, या अपॉइंटमेंट्स को लेके, या वट एवर फाइनेंशियली हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप क्लाइंट को वो काम नहीं दे पाते जी। पैशनेट हो गए। तो आपका हमारा अपना गोल है हम दोनों का, मेरा काम फोकस काम पे जो जिसमें मेरा आर्ट है, मेरी वाइफ का काम कि वो पीछे से वो सारी चीज़ें मैनेज करें जो मेरे मतलब की नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि फाइनेंशियल आज क्या काम हुआ, आज का क्या सेल हुआ, आज का क्या हुआ, नहीं। तो फाइनेंशियली पूरा वो हैंडल करते हैं, वो पूरा सब उनके वो सब हैंडल करती है वो, और मैं आंख बंद करता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं कभी भी नहीं देखता मेरे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। क्या बात मैं उसे बोलता हूँ यार मेरे को सैलरी दे दिया करो तुम लोग। क्या करने, तुम्हें कहाँ खर्च करने हैं पैसे, और मेरा खर्चा भी नहीं है भाई कुछ भी, मैं ना सारा खर्चा मैं इन्हीं चीज़ों पे लगा देता हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ पे इंडिया जैसी अपनी जगह पे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बाहर से अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं, लेकिन हमेशा उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं रखता कोई बंदा जी। लंबे टाइम तक नहीं टिकते हैं। और मेरा काम है कि मैं लोगों को अच्छी चीज़ें डिलीवर करूं, तो मैं कई बार स्टॉक अपना स्टॉक बाहर से भी ना मैं एक्सेस ले आता हूं, किस लिए कि यहाँ पे कमी ना रहे किसी चीज़ की। मुझे पता है मेरा शिपमेंट 2-2 महीने बाद आता है, 3-3 महीने बाद आता है, अब 3 महीने में मैं अपना काम नहीं रोक सकता ना, इसलिए मैं अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आने वाले टाइम में ये इन प्लान्ड है, मतलब सारी चीज़ें कि मैं अपने हेयर जो चल रहा है अभी मार्केट में मेरा बाहर, सो अपने हेयर, इंडियन हेयर के अकॉर्डिंगली मैं अपने खुद का ब्रांड बनाऊं, ये मेरा ड्रीम है और ये सक्सेस भी करके रहूँगा मैं, कि मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊं जो स्पेशलाइज इन एशियन हेयर। क्या बात है। क्योंकि हम बाहर से लेके आते हैं कलर्स जो भी है वो एक यूरोपियन हेयर के हिसाब से बनी है सब चीज़ें जी। उनके हेयर और हमारे हेयर में बहुत फ़र्क है, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ गया हूँ, हर कंट्रीज़ के डिफरेंट हेयर भी होते हैं, और मैं बहुत सारे यहाँ से अपने इंडियन हेयर के हेयर भी लेके गया हूँ सैम्पल्स के लिए, जहाँ पे मैंने दिए हैं कि मुझे इन बालों को कैसे ठीक करना है और इन बालों को कैसे हेल्दी बनाना है। तो वो सारी चीज़ें, सब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनका, वो मेरा एक एयरपोर्ट अलग तैयार हो रहा है। ओके। तो जैसे आपने बताया था कि कुछ टाइम पहले कि 4-5 साल ही आप अपने पापा के साथ बिता पाए, तो जब पापा नहीं थे तो माहौल कैसा हुआ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि आप एक आ जाता है ना बड़े भाई के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है फैमिली का। हाँ वो टाइम बहुत, वो लाइफ का बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था, बिकॉज जब पापा गए थे तो मैं मेरे ख्याल से 23 साल का हूँगा, है ना, और 17 साल में तो मैं आया ही था। 23 साल में मतलब अब कमाने घुसे ही थे? हाँ, अभी घुसा ही था मैं। तो मतलब उस टाइम पे मेरी जर्नी, मतलब मेरा वो टाइम था, मेरा उठने वाला टाइम था जी, कि जहाँ पे मुझे लोग धीरे धीरे जानना स्टार्ट हो जाए, वो वैसा वाला टाइम था। और फादर गए तो 2012 में थे, लेकिन तबीयत उनकी 2010 से खराब हो गई थी। तो आप समझ रहे हो, 2006 में मैं आया था, और 4 साल जो उनके साथ रहा टाइम मेरा, वो वही टाइम रहा सुबह शाम वाला। वो भी मेरी तरह थे, ऑफ नहीं करना, और आदत भी मुझे उन्हीं से पड़ी। जब पापा ऑफ नहीं करते तो मैं क्यों करूं, और मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूं बाहर जाके। मैं आज अपने लोगों को भी, मैं बहुत लोगों को समझाता हूं कि भाई आप ऑफ लो। देखो अब बॉडी होती है कि रेस्ट मांगती है, लेकिन तुम 17, 18, 20, 22, 25 साल के हो, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत नहीं है भाई जी। तुम लोगों को मेहनत की ज़रूरत है। आज अब जो मेरी एज है, अब मेरे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा घर भी है, मुझे उनको टाइम देना है, पर मुझे उस चीज़ के लिए नहीं टाइम देना कि मैं आज मेरी छुट्टी है तो मैं आज पूरा दिन सोऊंगा आराम से। नहीं, मेरी बॉडी ऐसी हो चुकी है, मैं अगर सोने से 3-4 घंटे एक्स्ट्रा सो गया ना, मेरी बॉडी पेन हो जाती है, तो मैं ना सो सकता हूँ। बॉडी वर्किंग रहनी चाहिए। बॉडी मेरी बोलती है कि नहीं उठो और कुछ करो। तो वो वाला टाइम भी था कि पापा जब गए तो फैमिली के लिए इतना टफ था, क्योंकि उस टाइम पे मैं और मेरी सिस्टर ही कमाने वाले थे, और मेरी सिस्टर की शादी 3 महीने बाद थी। मतलब पापा के जाने के बाद 3 महीने बाद मेरी सिस्टर की शादी थी। तो पापा रख के गए थे, तो उन्होंने जब रख के गए थे तो उन्होंने बोला था कि बेटा ये शादी रुकनी नहीं चाहिए, रहेगी शादी है। तो हमने वो शादी की, पर किसी की भी चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं थी। फैमिली की पहली शादी थी,
तो तो वो फैमिली हुआ। की पहली शादी पापा की और है। फिर जब दीदी वहाँ से उधर चली गई, अपने घर दूसरे- चली गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली पूरी मेरे कंधे पे आ गई। जी और मैं पहले भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता था। अब जैसे मेरे फादर थे, अब वो क्या करते थे, वो सुबह 6 बजे भी जाते थे। अब उनके कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी थे कि वो नहीं, उनको टाइम होता होटल्स में आने तक का, तो मेरे फादर उनके घर भी जाते थे, फार्म हाउस में चले गए या जहाँ पे भी वो रहते थे वहाँ चले गए। तो मैंने देखा है, सुबह 5 बजे मुझे उठाते थे कि जाओ बेटा चाय बनाओ। मैं 5 बजे उठ कर उन्हें चाय बना रहा हूँ, और फिर वो जाएंगे सुबह सुबह काम करके आएंगे, 9 बजे तक आ जाएंगे, 8:30-9 बजे तक। फिर मैं उनको लंच तो उनको वहीं पे मिलता था, ब्रेकफास्ट किया उन्होंने, और फिर वो फिर ऑफिस चले गए, या कई बार वहीं से ऑफिस। तो उनसे मुझे आदत पड़ी थी। तो जब फादर जब चले गए ना, तो उनका जितना भी क्लाइंटेज था, तो उनको भी मैंने रीच आउट किया, पर मुझे नहीं पता था कि कौन कौन है, ओके कौन कौन थे। 2-4 रैंडम, जब मेरे को पता रहता था कि पापा मैं इसके पास जाता हूँ, तो मैंने उनको फिर कॉल्स किए जी कि मैं ऐसे वर्मा जी का लड़का हूँ, आपको कभी भी कुछ हेयर कट कराना हो तो मैं अब आगे से मैं स्टार्ट करूँगा। जी तो वो टाइम ऐसा था। मैं आज भी टच वुड, मुझे आज भी पापा के 4-5 क्लाइंट हैं मेरे पास, क्योंकि सब क्लाइंट्स के नंबर नहीं होते थे ना, वो सब वहीं पे फीड होते थे। तो जो भी उनके पर्सनल थे, वो आज भी टच वुड मैं उनको काम करता हूँ, और आज वो बहुत खुश रहते हैं। और वो हमेशा मेरे को जब भी आते हैं तो मुझे फील कराते हैं, यार मेरे पापा यहीं कहीं आसपास है। तो मुझे ऐसा फील होता है उनको देख के ना, क्योंकि वो पापा को मेरे से ज़्यादा वो लोग जानते हैं। मैं इतना रहा तो हूँ नहीं पापा के साथ, तो वो मुझे अच्छा फील कराते हैं। बस थोड़ा सा ड्रीम में बस यही चीज़ रह गई मेरे से, 2-4 चीज़ें कि मैं चाहता था कि जब मैं अपना सैलून ओपन करूं तो मेन काउंटर पे मेरे फादर रहें, वो देखें। मैंने उनको बहुत बार बोला कि पापा अब आप हिमाचल चले जाओ, मैं संभाल लूँगा। वो कहते थे बेटा अभी तू छोटा है, तुझे दुनिया नहीं पता इतनी। पर वो चले गए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। पर अपने आप को कभी ऐसा फील नहीं कराया मैंने, या अपनी फैमिली को कभी ऐसा फील नहीं कराया, फाइनेंशियली हो या किसी भी चीज़ में, कि मम्मी अब मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। मैंने हमेशा एक टारगेट रखा, कमाया, और जैसे पापा ने बनाया था वही सिस्टम मैंने बनाया। जो उनका घर था, आज हिमाचल में हमारा घर जो है, जो भी कच्चा मकान था उसको हमने पक्का बनाया पूरा। बहुत अच्छा घर बनाया। ऐसा फील आता है हमें कभी कभी, यार हम महल में रहते हैं, ऐसा फील आता है। वहाँ पे सड़क थी, खुद सड़क पहुँचवाई वहाँ तक। मैंने जैसे पहले भी बोला कि एक साइकिल नहीं आती थी स्कूल के टाइम पे, उस जगह पे आज हमने अपनी खुद की गाड़ी रेंज रोवर खड़ी कर दी। तो वो ड्रीम बन चुका मेरा। अब मैं गाड़ी इतनी नहीं चलाता हूँ, मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, बट ये ड्रीम था मेरा कि मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा, और वो मैंने पूरी की। जैसे अभी आप इससे थोड़ी देर पहले आप बोटॉक्स की बात कर रहे थे, तो हेल्दी ईयर के लिए क्या सही है, बोटॉक्स की ब्लो ड्राई, क्या 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 कराना चाहिए आपको, आप क्या सजेस्ट करते हो? देखो, अगर किसी का हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहता है, किसी का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इन चीज़ों के लिए प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। ओके आप उसको उन्हीं प्रोडक्ट्स के हिसाब से स्क्रंच करो, या कर्ली या वेवी वे में रखो, ठीक है। देखो, वो सबको पता है कि ये वाला बाल उनका गॉड गिफ्टेड है जी, ठीक है। आप ये आर्टिफिशियल चीज़ें, देखो केराटिन ऐसा नहीं है, हमारा हेयर भी केराटिन से बनता है, ठीक है। केराटिन पहले के टाइम पे मैं प्रेफर करता था कि वो ज़्यादा बेटर था। अब मार्केट में अभी भी केराटिन कुछ अच्छे हैं, पर कुछ इतने ज़्यादा आ चुके हैं ना। मैंने लोगों के बाल देखे हैं, मतलब मैं जब कलर करता हूँ तो मैंने लिटरली देखा कि यार तुम लोगों ने क्या किया, मैं किसको क्या बोलूँ। मैं मुंबई में हूँ अभी, तो मैं यहाँ के हेयर और दिल्ली के हेयर एनालाइज करता हूँ, है ना। तो मुंबई का बाल अच्छा है, बट ये सब ट्रीटमेंट करा करा के ना सब बाल खराब हो रहे हैं धीरे धीरे। और सबका लाइफस्टाइल इतना तेज है कि आप सुबह उठे हो, आपके बाल बने हुए नहीं चाहिए, बस हल्का सा मेकअप किया, अंदर ऑफिस भाग गए। किसी के पास टाइम नहीं है कि भाई मेरे हेयर है, मैं इसको थोड़ा स्टाइल करूँ या ना करूँ। और आधी से ज़्यादा चीज़ें ये केमिकल की वजह से ख़राब हो जाती है, आधी से ज़्यादा चीज़ें ये जो लाइफस्टाइल हमारा स्ट्रेसफुल है इससे ख़त्म हो जाती है। तो आदमी बचेगा कहाँ? मुझे ये पूछना था आपसे कि ऐसा क्या है जो सनी एयरपोर्ट देता है और बाकी स्टाइलिस्ट नहीं दे सकते, ऐसा क्या यूएसपी है आपका, मेरा बताना चाहता हूँ। देखो, मैं क्यों सनी एयरपोर्ट को चुनूँ? सनी एयरपोर्ट, जैसे मैं हूँ, अब मैं सब सनी एयरपोर्ट की पहली सीढ़ी मेरे से स्टार्ट होती है। तो मैंने जो ये स्टार्ट किया हुआ है ना, अब हर कोई बंदा अपने दिल से, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो आर्टिस्ट हो,
जो भी काम करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आप जब तक किसी चीज़ को दिल से ना काम करो, मैंने देखा है हर चीज़ें यार। मतलब मेरे को अगर कोई बोल देना कि रात के 12 बजे तक भी काम कर रहा हूँ ना मैं, तो एंड तक मैं बैठूंगा नहीं कि यार चलो हो गया, इसको जाने दो, पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई। नहीं, मैं पैशनेट बहुत हूँ अपने काम को लेके, और इसी पैशन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। दूसरा, मैं प्रोडक्ट क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो मेरी स्पेशलाइजेशंस हैं, मेरी एजुकेशंस, जी जो मैं वर्ल्ड वाइड इतनी जगह गया हूँ, मैं वहाँ से जो भी लर्न करके आया हूँ या अर्न करके आया हूँ, मैं वो सब चीज़ें अपने लोगों को भी डिलीवर करता हूँ और उनको भी यही सिखाता हूँ कि भाई नई नई आइडियाज़, क्रिएटिव, फेस रीडिंग, क्या चीज़ अच्छी लगेगी, लाइफस्टाइल कैसा है, ये मैं सबसे थोड़ा हटके रहने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा कंपैरिजन किसी भी सलोन्स के साथ नहीं है कि यार मैं बेस्ट हूँ, वो बेस्ट नहीं है। बट मेरा हमेशा ये रहता है कि अपने आप को हमेशा सबसे आगे रखो, अपने आप की सबसे ज़्यादा एजुकेशन रखो। मेरे पास कई बार होता है कि मेरे पास अपॉइंटमेंट्स हैं, मेरे पास मान लो 10 अपॉइंटमेंट्स हैं, जिसमें से 6-7 का कलर नहीं हो सकता या उनका बाल उस लेवल पे नहीं है कि मैं कुछ करूं, मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता हूं। मैं कभी मनी मेकिंग वाला प्रोसेस नहीं करता हूं कि नहीं आप कराओ। राइट एजुकेशन देता हूं, अगर उनको वो अच्छी लगती है तो वो चीज़ कराओ, नहीं अच्छी लगती है तो मैं बोलता हूँ मैम आप रहने दो, आप अभी मत कराओ, 6 महीने बाद कराओ, साल में कराओ। जी, तो मैं अपनी वो एजुकेशन बांटता हूँ। जो ऑनेस्ट रिव्यू आप दे देते जो ऑनेस्ट रिव्यू है, अगर वो क्लाइंट्स को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो साल भर भी वेट करते हैं। मैंने देखे हैं अपने सारे बहुत क्लाइंट। मैं सनी तुम्हारे पास साल पहले आई थी, तुमने मेरे को कलर के लिए मना किया था और तुमने मुझे बोला था ये करना, और मैं अपनी जगह पे ये कर रही हूँ, अब बताओ मेरे बालों में क्या हो सकता है। तो वहाँ पे मुझे वो फील आता है कि यार मैं ये लोगों से हटके करता हूँ। क्या बात है। हेलो सनी सर, विल बी आस्किंग यू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस। वन सेलिब्रिटी हुज हेयर यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म। मैं अगर करता हूँ तो मेरा मन है मोदी जी का करने के लिए। मेरे लिए वो सेलिब्रिटी है। एक हेयर ट्रेंड जो आपको अच्छा लगता है और एक हेयर ट्रेंड जो आपको खराब लगता है। मेरे को हेयर ट्रेंड जो ज़्यादा करता है, सूट करता है, वो ज़्यादातर कूल टोन्स वाले कलर्स। ओके और जो खराब लगता है, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो। ओके, अगर सनी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होते तो सनी क्या होते? मैं क्रिकेटर होता 101%। क्या बात है। कलर और हेयर कट आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? देखो मेरे वैसे पर्सनली दोनों हैं, क्योंकि दोनों से ही मेन ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। ओके सो इन दोनों में से मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कलर कट के बिना नहीं रह सकता, कट कलर के बिना नहीं रह सकता। ये स्पेशलाइज लेडीज़ में है, मेंस में तो कट ही डेफिनेटली, लेकिन लेडीज़ में ये होता है कट कलर के बिना नहीं रह सकता, कलर कट के बिना नहीं रह सकता। क्या बात है। एक हेयर स्टाइलिस्ट जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हो। एक हेयर स्टाइलिस्ट मेरे फादर ही हैं, उनसे ज़्यादा इंस्पायर मैं आज तक किसी से नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया और इंस्पिरेशन उसी से मिलती है जो आपका रियल गुरु हो। क्या बात है। आपका हिडन टैलेंट कोई है? मेरा हिडन टैलेंट है, मैं बहुत एडवेंचर हूँ। ओके मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से वो मेरा रह जाता है। वरना मैं बहुत एडवेंचर पर्सन हूँ, वहाँ से छलांग लगा दूंगा, वहाँ से चला दूंगा, ऐसे उल्टा जंप करना, स्विमिंग करना, क्रिकेट खेलना, ये बहुत पसंद है मुझे। बट बिजी शेड्यूल की वजह से सब नहीं हो पाता। कुशा कपिला, अपूर्वा, अश्नूर कौर, इनको रेट करिए अकॉर्डिंग टू द हेयर स्टाइल। कुशा 10 of 10 है। ओके देखो वो बहुत पर्टिकुलर है। मतलब मैंने कुशा को देखा है जब हमने एक साथ ही जर्नी स्टार्ट की थी। इन्फ्लुएंसर की कुशा मैम ने की थी और मैंने हेयर वाली जर्नी स्टार्ट की थी। तो कुशा मैम की मैंने जर्नी बहुत देखी थी, उनका लाइफस्टाइल भी मैंने देखा। आज बहुत प्राउड फील होता है कि कुशा मैम बहुत वहाँ पहुंची है। तो मैं पूरे के पूरे नंबर में कुशा मैम टॉप पे। अब मेरा कंपैरिजन नहीं है भाई, प्लीज। बट देखो, अशनूर मैम से मैं अभी एक बार ही मिला हूँ, और आपने दूसरा अपूर्वा मैम का बताया, उनसे भी मैं फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ। बट कंपैरिजन तब किया जाता है जब आप किसी से रेगुलर बेस पे मिल रहे हो, तब पता लगे हाँ ये बंदा पहले टाइम पे कैसा था, सेकंड टाइम पे कैसा है। कुशा मैम अब तक मेरे पास 100 टाइम आ चुकी हैं, तो मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा है और वो बॉन्ड बैठ गया आपका उनके साथ, बेस्ट है। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। हार्ड वर्क, ड्रीम एंड अचीव। क्या बात है। मैं आपको एक वीडियोस दिखाऊंगा एंड आपको मुझे उससे रिलेटेड एक फेवरेट मेमोरी बतानी। ये वीडियो
हाँ मैं ऑडियंस को भी दिखा दूँ वीडियो। हाँ कुशा मैम की ना जी। ये इस टाइम पे कुशा मैम का मैंने मेकओवर किया था। ओके। मुझे इस वीडियो में वो कुशा मैम से हमने लास्ट में पूछा था वो मुझे याद है कि कुशा मैम कैसा लगा आपको लुक, तो उन्होंने कुछ वर्ड बोले थे मुझे उस टाइम। उनका वो बहुत ट्रेंड में था, बिल्ली बिल्ली मौसी वाला कुछ डायलॉग। जी जी जी। अच्छा कह रहा मक्खन की तरह कर दिया बाल, या शहद टपक रहा है मेरे बालों से। तो वो ऐसा ऐसे थे कि वो जो भी बोलती थी ना वो उसमें कुछ ऐसा लगता था कि यार ये मतलब बहुत अच्छी वे में बोला, मतलब उनमें ना कॉमेडी मुझे ज़्यादा अच्छा फील कराती थी जी। इस वीडियो में क्या है कि जो ये म्यूज़िक था ना, जी। ये म्यूज़िक मैंने एक ट्रेंड सेट किया था। इस म्यूज़िक का क्या था कि मेरी सारी वीडियोस में एक ही म्यूज़िक होता था जी। ये बाद में म्यूज़िक अलग अलग बनना स्टार्ट हुए, बट एक ही ट्रेंड रहता था। ताकि वो म्यूज़िक इसलिए रखा, कहीं पे भी कोई वीडियोस, और मुझे क्लाइंट भी बोलते थे कि यार जब तुम्हारी वीडियोस आती थी जैसे कि म्यूज़िक बजेगा ये तो दूर से पता चल जाता कोई सनी एयरपोर्ट की वीडियो देख रहा है। अरे तो ये ट्रेंड मैंने 4-5 साल तक मेरे ख्याल से मैंने कंटिन्यू रखा था। सेम वीडियो मतलब सेम सॉन्ग आप अपलोड करते थे वीडियो? सेम गाना सेम वीडियोस, मतलब वीडियोस तो डिफरेंट होती थी पर गाना हमेशा एक ही रहता था। क्या ये सूर्य सर का ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप कुछ बताना। सूर्य सर को मैम लेके आए थे, उनकी वाइफ मैम देवीशा मैम जो है ना जी। वो लेके आए थे। मैंने मैम का हेयर कट किया था तो, और उन्होंने ही सूर्य सर को रिकमेंड किया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि चलो सनी, सूर्य सर जा रहे थे एशिया कप के लिए, तो उनसे 2 दिन पहले ही उन्होंने बोला। तो मैंने बोला मैम मैं एक्साइटेड था, मैंने डेफिनेटली करूँगा। तो मैंने वीडियोस में भी बताया था, मैंने लड़कों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि थोड़ा खुली हवा रहे, तो शॉर्ट ही प्रेफर करते हैं। और सूर्य सर का लाइफस्टाइल भी ऐसा है, मैंने हमेशा इनको शॉर्ट में देखा, इससे पहले उनके थोड़े लॉन्ग हेयर रहते थे। बट ये जो वीडियो था ना, ये वीडियो जो मैंने बनाया था इसका इनका नेचुरल कलर रखा था, कट करा था, बट इसमें मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं की थी। मैंने सूर्य सर से बोला था, मैंने सर कुछ वैक्स अप्लाई करूं? कह रहे यार सनी भाई सोना ही है घर जाके। और रात के उस टाइम आई थिंक 11:30 कुछ हो रहे थे। तो मैंने ऐसे ड्रायर से सुखा के रैंडम एक वीडियो बना दिया मैंने जी। बट वो वीडियो इतना वायरल हो गया और मैं बाद में रियलाइज करा, मैंने यार मेरे को वैक्स करके एक अच्छा सा स्टाइल बनाना था, प्रॉपर फंकी लुक देके थोड़ा सा क्रिएट करना था। बट सूर्य सर इतने स्वीट है भाई, वो टचवुड एशिया कप जीत के भी आए और अपने आप को बड़ा प्राउड फील है। मेरे को क्या, मेरे हिमाचल में सबको यार सनी भाई तुमने इनका कट किया, तो वो बड़ा अच्छा मोमेंट है, बहुत प्राउड फील होता है। उस वीडियो पे 4.9 मिलियन लाइक्स हैं। हाँ वो 100 मिलियन तक पहुंचने वाली है वीडियो व्यूज में ना। तो स्पेशल थैंक्स टू मैम, और सर तो है ही अच्छे। ये मेरी डॉटर का है। ये मेरी डॉटर का है, इसका फर्स्ट हेयर कट मैंने ही किया। वो जो बैठी थी, वैसे तो आप पता है बच्चे कभी बैठते नहीं है, तो उसको मैंने गोद में उठाया, पापा पापा कर रही थी, एंड देन आई स्टार्ट क्लिप पर, और उसने खुशी खुशी हेयर कट करा लिया। ये मोमेंट मैंने डाला है डेफिनेटली, क्योंकि ये इंस्टाग्राम जब तक है तब तक ये बड़ी भी जब जैसे जैसे धीरे होगी तो उसे दिखाऊंगा, बेटा देखो तुम्हारा हेयर कट कैसे। आपने कैप्शन में भी लिखा था दैट वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। हाँ, तो ये मैंने हेयर कट करा तो इसे याद रहेगा पूरी उम्र भर कि पापा ने किया था मेरा हेयर कट। ओके, सो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा एंड आपको सेलिब्रिटीज के हेयर स्टाइल को रेट करना है। पहला कितना देंगे आउट ऑफ 10? देखो इसमें ये सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट है ना जी, जिन्होंने भी इनका हेयर कट किया, मैं 10 ऑफ 10 ही दूंगा, बिकॉज वो उनका विजन है, उनके विजन में उन्होंने क्या क्रिएट किया है। उनकी नज़रों में 10 ऑफ 10 है और मेरी नज़रों में भी 10 ऑफ 10 है। सो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ वो दिखाऊं ये गलत है वो गलत है, नहीं, ये आर्टिस्टिक काम है। आर्टिस्टिक काम जिस बंदे ने मेहनत की है ना जी, वो उसके काम में अगर मैं बोलूँ कि ये मैं इसको 1 नंबर दूंगा 2 नंबर दूंगा, तो मैं आके अपने आप को बड़ा दिखा रहा हूँ? नहीं, उसका काम 10 ऑफ 10 है, मेरी नज़रों में भी 10 ऑफ 10 है जी। अगर मेरे पास अगर इन पर्सन ये आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जैसा वो काम है मैं उसी काम को अपने हिसाब से कुछ डिफरेंट करके दूं। वो उसकी नज़रों में 10 ऑफ 10 है, मेरी नज़रों में भी 10 ऑफ 10 है। जब मैं अपने पे काम करूंगा तो मैं अपनी नज़रों में भी 10 ऑफ करके दूं ना, मैं दूसरे के काम को कैसे बोलूं? ये बेस्ट। देखो विराट कोहली सर का तो हेयर कट
फेड कर दो, लॉन्ग कर दो, कुछ भी कर दो। ये स्पोर्ट्स पर्सन है और मैं तो मानता हूँ कि एज ए मेंस में ना, अगर आप फिट हो, आप कोई सा भी हेयर कट करा लो। क्या रेट करेंगे भाई 10 ऑफ 10 है। 10 of 10। ये मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, सेलिब्रिटीज है हमेशा 10 ऑफ 10 रहते हैं, है ना। अगर वही मैं आप किसी रैंडम पर्सन की वीडियो से आके दिखाता हूँ, यहाँ पे नेचुरल लग रहा है यार, इसने खड्डे डाल दिए या इसने गलत कर दिया कट, जी। वो दूर से पता चलता है ना, कि हाँ इसने गलत किया है। और मैं 100% बोलूँगा भी उसके लिए कि ये कट सही नहीं हुआ है मेरी नज़रों में। बट सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे कोई भी हो, जब कोई प्रॉपर शूट कराता है या कोई स्टाइलिंग करता है, वो हमेशा 10। आपका हेयर स्टाइल है, मैं इसमें भी बोलूँगा आप 10 ऑफ 10। थैंक यू सो मच। सनी सर ने बोल दिया 10 of 10 या एक एंड करना चाहूँगा कि आपने बहुत इश्यूज देखे हैं लाइफ में, एंड अभी आपकी मम्मी को कैसे फील होता है जब उन्होंने आपको स्ट्रगलिंग वाले स्टेज पे देखा, अभी वो आपको द सनी जैसे देख रही हैं, तो वो माँ की तरफ से कैसा फील है? माँ की तरफ से तो भाई उनकी तो जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मम्मी के साथ मैं बहुत साल रहा हूँ। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और वो हिमाचल में जब जहाँ रहती हैं, जहाँ हम रहते हैं, उन्होंने अकेली लेडी ने पूरा घर संभाल के रखा, संजो के रखा, पूरी हमारी खेती जो है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखा। मतलब उनके जितनी हार्ड लेडी मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। तो मैं अपने आप को भी प्राउड फील करता हूँ कि उनका एक छोटा सा पार्ट हूँ मैं, कि मैं कोशिश कर सकूँ उनके। आज भी मैं कभी सोचता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं फील कि यार थोड़ा सा एक आधा घंटा और सो लूँ, बॉडी काम नहीं कर रही है मेरा इतना। और मैं जब मम्मी को देखता हूँ तो वो उठ के अपना गार्डन में काम कर रही होती है, कुछ करता हूँ, तो उनकी बराबरी तो मैं कभी नहीं कर सकता, और उनके जैसा सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी पापा के बिना वो भी मेरी तरह ही घर पे रहते थे। और यार आजकल का टाइम कैसा है, आज कोई भी बच्चा हो या हस्बैंड वाइफ हो, कोई नहीं है ऐसा जो ये प्रेफर करता है कि आप कमा के लाओ और मैं घर पे रहूं, है ना, कि आप 6 महीने में आओ। ये चीज़ें वही होती हैं अगर कोई पर्सन आर्मी में है या कोई ऐसी जॉब है बाहर की, आउट ऑफ इंडिया है, तब वो 6 महीने में आ रहा है, वो एक अलग है। लेकिन हमारे टाइम पे, मम्मी के टाइम पे, मम्मी ने वो चीज़ें देखी हैं कि फादर साल में 2 बार आ रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ना, वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता। आज मैं अपनी बेटी से अगर मुंबई में 15 दिन रहता हूँ ना, या अपनी वाइफ से, दोनों से मैं अगर रहता हूँ ना, तो धक धक लग धक लगी रहती है, और मम्मी से रहता हूँ तो और धक 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 लग रही रहती है। ऐसा लगता है यार कब ये 15 दिन हो और मैं कब अपने घर जाऊँ, क्योंकि फैमिली से बड़ा कोई नहीं है। फैमिली हम चाहे जितना मर्जी लड़ लें, मैं अपने भाइयों के साथ जितना मर्जी लड़ लूँ, जितना मर्जी सुना लूँ, पर जब ये लोग घर पे नहीं आते हैं या इधर उधर जाते हैं ना, तो हमेशा लगी रहती है मेरे को कि यार ये चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो रखी है, अब तो मेरे बराबरी के हो गए हैं, तो हम फाइट भी बहुत करते हैं, बट प्यार इतना है ना कि सिस्टर्स के साथ हो जाए या भाइयों के साथ हो जाए, वो मोमेंट बहुत अलग है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। जो भी आपने बोला, जो भी आपका स्ट्रगल रहा, जो भी आपने मेहनत करी, आई थिंक वो अभी आपको फल दे रही है, क्योंकि फल देती है भाई, क्योंकि टाइम ना, ये जो जितनी भी बातें मैंने आपसे करी ना, देखो हम कोई प्रिपेयर होके नहीं आया हूँ मैं कि मेरे से क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। मैं आपके यहाँ पे आया, आपके चैनल पे आया, आपने मुझे बोला सनी भाई नहीं, एक लेट्स सी एक पॉडकास्ट करते हैं, तो मैंने वो पॉडकास्ट भी किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जर्नी कोई नहीं है, लेकिन यादें अभी भी इतनी पीछे ना, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते चलोगे, मेरी पूरी रात चलती रहेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत इमोशनल और मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता हूँ। और जो मैं हूँ आपके सामने अभी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ही हूँ मैं सबके साथ भी। मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, मैं बहुत हंसी वाला आदमी हूँ, पर अब काम पे भी मैं बहुत हैप्पीली रहता हूँ, पर कई टाइम ऐसा होता है ना भाई, बहुत प्रेशराइज होता है। और मैं ये सब चीज़ों को लोगों को समझाता हूँ कि हर चीज़ मजाक में नहीं होती है जी, लाइफ में सीरियस हो। मेरे को अपने वक्त याद है जब मैं लंदन में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं कोर्स के लिए गया था लंदन में, तो छोटा था मैं, और मेरे को अपने जो भी गोल मिले हुए थे कि आपको ये अचीव करना है, एंड देन मैं उस टाइम पे एशिया में एक इकलौता लड़का था। जब मैं काम करने लगा और सब जितने भी लोग आए हुए थे, कोई लंदन का ही था, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, तो कोई जापान से आया था, तो कोई कोरिया से आया हुआ था, ऐसी ऐसी जगह से आए थे। तो जब वो लोग आए थे तो किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनका ट्रांसलेटर साथ में आया था जी।
और कोई लोग उनके नोन थे लंदन में, रिश्तेदार थे कि आपको हेयर कट पास करने हैं। और जब जब मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे, तो देन आई रियलाइज़ कि यार जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपना हेयर कट मॉडल्स खुद लेके आओ, अब मैं कहाँ से लेके आऊँ मॉडल्स, मैं लंदन में पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो मुझे वो टाइम मैंने देखे हैं, मैं ऐसे बोर्ड पकड़ के वहाँ पे प्राइमार्क में बाहर लंदन जहाँ पे क्लोथ्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे बाहर, उनकी ट्यूब स्टेशंस के बाहर वहाँ पे खड़ा होके, या क्लबों के बाहर मैं ऐसे बोर्ड लेके खड़ा होता था कि मैं स्टाइलिस्ट हूँ एंड गिव यू फ्री हेयर कट, मेरा ये कोर्स है, मुझे ये पूरा करना है। तो वो वाला टाइम भी मैंने देखा है कि कितना टफ होता है बाहर। लोग बोलते हैं कि यार बाहर से पढ़ाई करिए, बाहर से पढ़ाई करिए। भाई बाहर अब अपने लोगों को ना, जो अब तो ट्रेंड थोड़ा धीरे अच्छा हो गया है कि अब एजुकेटेड स्टाइलिस्ट बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन बाहर जब हम करते थे ना तो इतना रिस्पेक्टेबल नहीं था जी। मतलब ये सोचते थे हाँ एशिया से आए हैं लोग, कोई बात नहीं। तो मैं यही चीज़ अपने बच्चों को और इन लोगों को भी मैंने यही एजुकेशन देता हूँ कि भाई लाइफ की हर जर्नी सीखो, मतलब हर एक चीज़ में आपको एजुकेशन मिलेगी। और मेरा कोर्स का मतलब यही रहता है कि आपको वो जो रियल लाइफ है ना वो मैं दिखाऊं, रियल लाइफ क्या होती है, हम सलोन में कैसे काम करते हैं, मैं आज वॉकीज में काम करता हूं, मैं कैसे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता हूं, तो मुझे अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचानी है वॉकीज के थ्रू। तो वो मेरा एक विज़न बना हुआ है। तो हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों आपको रिजल्ट मिलेगा, बट एक गोल लेके। क्या बात। सो विद दैट हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए इस पॉडकास्ट पे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एंड मैं ये व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हार्ड वर्किंग और पैशन हो तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो। एंड इंटरनेशनल लेवल के प्रीमियम कलर्स एंड वर्ल्ड क्लास स्टाइलिंग टेक्निक्स और इनके खुद के जो आर्ट वर्क्स हैं हेयर में, अगर वो आपको कभी भी ट्राई करने हो तो आप सनी एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। एंड इनका काम मैंने देखा है, आजकल 1 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, एंड बहुत लोग इनका काम देख रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स इनका काम देख के इनको प्यार करते हैं। तो ऐसा प्यार इनको मिलता रहेगा। सो विद दैट विल टेक एन एंड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।